नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत है करेंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की हमारी दूसरी क्लास होगी और आज की क्लास लंबी है मतलब 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास नहीं है। ये क्लास आपकी लगभग 2 घंटे की हो सकता है 1-2 मिनट 4 मिनट ज्यादा हो जाए या इतनी ही 2-3-4 मिनट कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे 11 पेज यहां से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जहां तक आपका ध्यान रहा, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 47 से और आज हम लोग कंप्लीट करते हुए पहुंचेंगे, मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 57 पे, ठीक है। ध्यान रहा, 47 से स्टार्ट करना है और 57 समाप्त करना है, यानी 11 पेज हम लोग करेंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो 2 घंटे लगेंगे, बीच में बहुत सारी अच्छी करेंट अफेयर को अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे। इसके बाद से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में आपका 13 पेज बचेगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में देखेंगे। कल ही आपको 2 बजे वादा करता हूं कि आपको करेंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आज की क्लास देर में मिली, बल्कि कल 2 बजे ही आपको क्लास मिल जाएगी। तो हमारा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी खत्म, यानी कल आपकी इस पूरी मैगजीन का 122 पेज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पहला वन लाइनर 14 पेज जो है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग उससे रिवीजन करेंगे। उसमें सारा कंटेंट है जो हम अंदर पढ़ रहे हैं, एक भी अक्षर बाहर का नहीं लिखा गया है, हम वो सब पढ़ चुके हैं डायरेक्टली, ठीक है। जब हम लोग इस मैगजीन के बाकी पोर्शन को खत्म करेंगे, हम उससे रिवीजन कर लेंगे, ओके। अब इसके बाद से आपकी 30 पेज संक्षिप्त किया बचे रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग संक्षिप्त किया देख लेंगे, बट अभी जो आज का टारगेट है वो समाप्त करते हैं और टारगेट स्टार्ट करेंगे होमवर्क से। भाई देखो, होमवर्क करते रहना है, होमवर्क नहीं करोगे तो मजा नहीं देगा। बहुत बढ़िया सा होमवर्क आप लोगों को मैं देने वाला हूं। चलिए देखो, इस बार यूपी पीसीएस के पेपर में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट जो डेट्स थी उनको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ गया था। तो मैं आपको मार्च की 4 डेट को अरेंज करवाना चाहूंगा। मार्च के 4 डेट को, चारों डेट आपका करेंट अफेयर में कि इस बुकलेट में दिया गया है। वो 4 डेट आपका है, एक है आपका विश्व खुशहाली दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व खुशहाली दिवस। सेकंड आपका है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। थर्ड आपका है वर्ल्ड ग्लेशियर डे, विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व ग्लेशियर दिवस। और चौथा आपका है विश्व जल दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, विश्व जल दिवस, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। आपको क्या करना है, क्रम से इसको लगा देना है, ठीक है, क्रम से इसको लगा देना है। ये हैशटैग कमेंट है, जो कमेंट करेगा वो मैं मान के चलूंगा कि आरओ की तैयारी अच्छी कर रहा है और उसका रिजल्ट हो जाएगा। अब यहीं से एक बात हम लोग और करेंगे, ठीक है। बात यह है, एक ओपन टेस्ट अनाउंसमेंट आप सबको पता हो चुका है। 8 तारीख को आपका ओपन टेस्ट का शेड्यूल डेट रखा गया है। आप में से जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर वो गोरखपुर से होंगे तो आप जब संपर्क करें, या गोरखपुर के किसी इर्द गिर्द के क्षेत्र से होंगे, आपको लगे कि मैं गोरखपुर आ सकता हूं, तो हमारा टेस्ट सेंटर है मोहद्दीपुर में, ठीक है। आप टीम पे जो नंबर जा रहा है ना, उस पर संपर्क करके इसको बोल देना कि सर हमको मोहद्दीपुर ऑफलाइन टेस्ट देना है। तो हमारे यहाँ आप आके ऑफलाइन टेस्ट भी 8 तारीख को ओपन टेस्ट है आरओ का दे सकते हो, ठीक है। आपके साथ सैकड़ों लोग पेपर देंगे, आपको अच्छा फील होगा। दूसरी बात, ऑनलाइन हमारी भी मतलब जो लोग ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन प्रॉपर व्यवस्था की गई है। आप गूगल मीट के थ्रू हजारों लोगों के साथ पेपर दे लेंगे, ठीक है। हजारों लोग आपसे गूगल मीट के थ्रू पेपर दे रहे होंगे, आप उनके साथ बैठ के पेपर दे सकते हो। गूगल मीट में जो पेपर मतलब ऑनलाइन जो पेपर होगा वो गूगल मीट के थ्रू होता है, ठीक है। उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो टीम आपको समझा देगी। करेंट अफेयर क्लास में इस प्रोसेस को डिस्कस करना बेकार है। हालांकि आप लोग रेडी रहना ओपन टेस्ट के लिए। टेस्ट का डेट है 8 मई की जून, तो 8 जून को आपके टेस्ट का डेट शेड्यूल्ड है। आते हम लोग बात करते हैं अपनी क्लास पे। तो क्लास हमारी स्टार्ट होती है भैया वैश्विक, हम लोगों ने कहां तक देख लिया था, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हमने देख लिया था, तो यहां तक दिक्कत नहीं होगी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देख लेता, मैं एक बार देख भी लेता हूं, ठीक है। हाँ, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे वैश्विक मुक्त, ठीक है, अभिव्यक्ति सूचकांक, ठीक है, फ्री स्पीच इंडेक्स आया है, फ्री स्पीच इंडेक्स आया है। तो एक तो बात आती है कि फ्री स्पीच इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एक अमेरिकी थिंक टैंक है, उसका नाम है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा फ्री स्पीच इंडेक्स जारी किया। और इस फ्री स्पीच इंडेक्स में जो भारत को, इंडिया को रैंकिंग मिली है, हमको याद करना है, रैंकिंग का एक अलग से चार्ट आप वो बना जाना। इंडिया को 24th
24वीं रैंक मिली, 24th रैंक मिली है, 24वीं रैंक मिली। कुल 33 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। भारत ने जो इसमें स्कोर किया है, इसका स्कोर कार्ड है 62.6। ये भारत का स्कोर कार्ड है, ठीक है। भारत के ऊपर कह रहा है कि एक कौन सी कंट्री है, भारत के नीचे कौन सी कंट्री है, इसके बारे में चर्चा किया है। तो भारत के ऊपर दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, और भारत के नीचे लेबनान है, यानी भारत की स्थिति दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के बीच में है, ठीक है। ये बात पे चूंकि चर्चा किया गया करंट अफेयर में, तो हम फोकस भी रहेंगे, ठीक है। साउथ अफ्रीका और लेबनान के बीच में भारत की पोजीशन है। अब मैं यहां पे ध्यान देना, आपको लेबनान की कैपिटल होमवर्क देता हूं। आप गूगल करो, लेबनान की कैपिटल निकालो और कैपिटल कमेंट करो और बताओ क्या लेबनान एक लैंडलॉक कंट्री है? नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक ना, लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि लेबनान की कैपिटल तो आपको बतानी पड़ेगी। अब आते हैं, देखो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, देखना जो ये थिंक टैंक है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट का नाम है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, ठीक है। वो कौन सा ऐसा कंट्री है जो फ्री स्पीच को सपोर्ट करता है? इस रिपोर्ट के इस नाम का रिपोर्ट निकाला गया। इसी रिपोर्ट में भारत को क्या हुआ? 24th रैंक मिली हुई है, 24th रैंक मिली है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे बात, तो यहाँ पे भारतीयों का क्या ओपिनियन है फ्री स्पीच को लेके, क्योंकि जो बात आती है फ्री स्पीच, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो उसका आप क्या करोगे? आलोचना करोगे। फ्री स्पीच मतलब ये ना कि भाई हम गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी का कुछ भी आलोचना कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं काबा, सिंपल सी बात है, और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक। अब बात आती है तो कितने परसेंट भारतीयों का मानना है कि काबा पूछना चाहिए या नहीं, ठीक है, समझना बात को, मतलब काबा इनडायरेक्टली सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए या नहीं, समझना बात, ठीक है। 37% भारतीयों का मानना है कि सरकार को अपनी नीतियों की आलोचना को रोकने का अधिकार होना चाहिए, यानी टोटली फ्री स्पीच नहीं रहना चाहिए, वरना क्या होगा? आप कुछ भी करोगे तो कोई कुछ भी बोल लेगा, कोई आपकी ऑपरेशन सिंदूर पे भी फ्री स्पीच का यूज कर लेगा, ठीक है। तो क्या है कि देश विरोधी गतिविधियों में फिर लोग अपना बयान देना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 37% इंडियंस, 37% भारतीयों का मानना है कि गवर्नमेंट को अपनी नीतियों का आलोचना करने से रोकना चाहिए, ठीक है, उसको रोकने का अधिकार है। इस बात की मतलब ये है बात, ठीक है। भारत कह रहा है कि अगर हम इसकी तुलना करें तो यूके में ये केवल 5% और डेनमार्क में ये परसेंट केवल 3% है, ठीक है। भारत में कितना है? 37% भारतीयों का ये बात मानना है। अच्छा, इसके बाद से अब बात आती है कि ये जो सर्वेक्षण आया है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, ये कहती क्या है? तो ये कहती है अगर मैं 2021 से 24 के बीच की तुलना करूं, ठीक है, तो ये सर्वेक्षण कहता है 2021 और 2024 के बीच फ्री स्पीच के समर्थन में अगर हम लोग तुलना करें तो क्या सुधार हुआ है या गिरावट हुई है? तो आंसर मिलता है कि फ्री स्पीच में क्या हुआ है? फ्री स्पीच में गिरावट दर्ज की गई है। 2021 से 24 के बीच में क्या हुआ है? फ्री स्पीच में आपका गिरावट दर्ज की गई है। ये बातें निकल के आती हैं, ठीक है। कह रहा है कि तुलना करें तो अधिकांश देशों में गिरावट का अनुभव किया गया, तो मैंने लिख भी दिया यहीं पे कि गिरावट दर्ज की गई है। कह रहा है कि जिसमें यूएसए, इजराइल और जापान जैसे देशों में भी गिरावट देखी गई है, ठीक है। मतलब फ्री स्पीच पे कंट्रोल लगाने की कोशिश यूएसए, इजराइल और जापान जैसे देशों ने भी किया, जो अग्रणी देश हैं इनके द्वारा भी किया गया है। अब देखो कह रहा है कि अब सूचकांक में टॉप पोजीशन पे कौन है, कौन किनकी स्थिति अच्छी है, टॉप पोजीशन पे कौन है, तो ऐसे आप लिख लेना टॉप पे। तो देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें तो नॉर्वे और डेनमार्क, नॉर्मली आपकी जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हैं ये इंडेक्स में अग्रणी कंट्री के तौर पे हमेशा आते हैं। आपको इंडेक्स दिखाओ, इनकी स्थिति बहुत बुरी नहीं रहेगी, इनकी स्थिति हमेशा टॉप पे रहती है। तो नॉर्वे और डेनमार्क जानना, ये क्या है? इनकी स्थिति काफी अग्रणी है। ये नॉर्वे फ्री स्पीच में सबसे ज्यादा समर्थन देने वाला देश है और डेनमार्क सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। अब क्या है, यहां पे आ गया आपकी बात स्कैंडिनेवियाई कंट्री, ठीक है। देखना हम समझेंगे कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री है कौन, ध्यान रहा हूं। अगर हम लोग जियोग्राफिकली देखें यानी भौगोलिक तौर पे देखें हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री पे, तो आपका इसमें नॉर्वे आता है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें नॉर्वे शामिल होता है, इसमें स्वीडन शामिल होता है ना, इसमें स्वीडन शामिल होगा और इसमें आपका नॉर्थ फिनलैंड शामिल होता है, ठीक है, नॉर्थ फिनलैंड शामिल होता है। लेकिन अगर हम लोग कल्चरल देखें, लिंग्विस्टिक तौर पे देखें, अगर भाषाई आधार पे देखें इस बात को, तो भाषाई आधार पे क्या देखने को मिलता है कि भाई इसमें आपका स्वीडन तो है, देखना स्वीडन है, इसमें आपका नॉर्वे भी है, ठीक है, बट इसमें फिनलैंड की जगह कौन आ जाता है? डेनमार्क आ जाता है, स्वीडन की जगह डेनमार्क आ जाता है। तो ज्योग्राफिकली देखोगे तो नॉर्वे, स्वीडन और नॉर्दर्न फिनलैंड है, और भाषाई स्तर पर देखोगे तो आपका स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, यानी फिनलैंड क्या होता है आपकी भाषाई आधार पे इसको हम लोग
स्कैंडिनेवियाई कंट्री में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब देखते हैं कि देखो नॉर्मली आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, ये कंट्री क्या है, ये वो कंट्री है जहां पे फ्री स्पीच का मामला गोल है, मतलब लास्ट पे है। बट कह रहा है कि इन्होंने भी कुछ सुधार किया है, बट इन्होंने जिंदगी में इतना गिरावट दर्ज किया कि इनका सुधार भी लास्ट पोजीशन ही रखा है। ठीक है, ध्यान देना। सबसे फ्री स्पीच पे लास्ट पोजीशन किसकी है, तो इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद से मलेशिया और उसके बाद से पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यहाँ पे फ्री स्पीच के मामले में थर्ड पॉइंट पे है, मतलब नीचे से तीसरे स्थान पे। ठीक है, अभी बीच में आपने देखा होगा तो हालांकि ये 2025 का डाटा है और इसने स्टडी 2024 का किया है। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स क्या थे पाकिस्तान के, जिसमें रियल एंटरटेनमेंट टीवी का भी नाम आता है, एक सबा कोई करके चैनल था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ये लोग क्या करते थे कि भारत की तुलना कर रहे थे पाकिस्तान से विभिन्न मुद्दों पे। ठीक है, और हमेशा भारत के बारे में थोड़ा पॉजिटिव क्या मीन्स दिखाते थे कि भारत चाहे स्पेस का सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का एरिया हो, इकोनॉमी का एरिया हो, विभिन्न एरियाज में भारत क्या ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, और उनपे क्या किया गया, चैनल्स पे बैन लगा दिया गया, बहुत सारी चीजें उनके साथ दिक्कत हुई। तो बता दो कि फ्री स्पीच के मामले में सबसे बुरी हालत कैसी है। तो इंडोनेशिया, ठीक है ध्यान रखना, इंडोनेशिया में फ्री स्पीच सबसे बुरा है, जिसकी स्टडी किया है इस थिंक टैंक ने। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, फिर मलेशिया, देखो सिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसे याद करना, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में भारत का हमने जो स्कोर था, ये सब था, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के बीच में ये भी चीज हमने समझ ली है, तो हमारे लिए ये भी दिखने है। इसमें देखो एक बहुत प्यारी सी पॉइंट लिखी है, जिसको शायद अब जब आप लोग पढ़े हो तो इसको स्किप किया, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने स्किप किया होगा तो देखो क्लास का मतलब आपको दिखाता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि अधिनायकवादी झुकाव वाले देश जैसे हंगरी हो गया आपका, वेनेजुएला आपका हो गया। ठीक है, इन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। कह रहा कि हम लोग देखें, हमको नॉर्मली क्या आएगा कि जो अधिनायकवादी देश है, जो अधिनायकवादी देश है यानी जहां पे लोकतंत्र नहीं है, जहां पे लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, वहां पे हम फ्री स्पीच, हमारा नॉर्मली क्या होगा कि भाई कोई भी अधिनायकवादी देश है तो वहां पे फ्री स्पीच, ठीक है, फ्री स्पीच क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, नीचे गया होगा। बट अधिनायकवादी देशों का, हंगरी का आप देख रहे हो फ्री स्पीच का पॉइंट कितना है, स्कोर है 85.5 और वेनेजुएला का 81.8। तो ये बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये आपकी सोच से उल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि सरकारी प्रतिबंधों और सार्वजनिक दृष्टिकोण के बीच एक विसंगति का ये संकेत देता है। ठीक है, तो यानी जो अधिनायकवादी देश है उनमें भी फ्री स्पीच की पोजीशन अच्छी है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज से बहुत अच्छी है, कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज से। जैसे आप भारत से ही तुलना करो तो भारत का स्कोर कितना है, 62.6 है, बट यहां पे क्या है 85.5 है। ठीक है, समझे बात। तो यानी अधिनायकवादी देश, ये अगर स्टेटमेंट दे कि सभी अधिनायकवादी देशों सामान्यतया या कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट है कि सभी अधिनायकवादी देशों में की स्थिति फ्री स्पीच के मामले में निम्न स्तर की है, तो आंसर आ जाएगा नहीं, आंसर आ जाएगा नहीं। इस बात को यहां पे अगर स्टेटमेंट में चाहेगा तो आपसे फंसाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करा है, यहां पे आपकी समलैंगिकता के ऊपर बात कर रहा है कि भाई जो समलैंगिक संबंध है, ऐसे समलैंगिक आप हेडिंग डाल लेना वहीं पे। ठीक है, तो आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए समझ में आएगा। तो कह रहा है कि वो कौन से ऐसे कंट्री हैं जो समलैंगिक संबंधों को जहां पे स्वीकृति बढ़ी है, मानी समलैंगिक संबंधों की स्वीकृति जहां पे में ग्रोथ जहां पे देखी गई है, ऐसे कंट्रीज का नाम बताओ जरा आपसे, स्वीकृति। ठीक है, तो भारत, लेबनान, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए और मैक्सिको। भारत, लेबनान, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए और मैक्सिको, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे समलैंगिक संबंधों की स्वीकृति बढ़ी है, यानी एक्सेप्टेंसी यहां पे समलैंगिक संबंधों की बढ़ी है। ठीक है, ये सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं। अब यहां पे लिखा गया कि मलेशिया, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान, केन्या और ताइवान जैसे देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक कारणों से फ्री स्पीच की प्रवृत्ति में काफी कमी आई है। ठीक है, तो ठीक है, हमारे लिए ये पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब उम्मीद करेंगे आप लोग को फ्री स्पीच वाला पॉइंट समझ में आएगा। रिपोर्ट का नाम याद करना, हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, जारी करता है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। भारत के रैंक है 24, स्कोर है 62.6। भारत के आगे है दक्षिण अफ्रीका, भारत के पीछे है लेबनान। ठीक है, इंडोनेशिया की स्थिति सबसे खराब है, फिर मलेशिया की बारी है, फिर पाकिस्तान की बारी है। 37% भारतीय मानते हैं कि भाई गवर्नमेंट को अपनी नीतियों के अगेंस्ट बहुत कोई चिल्लाए तो उसको रोकने का अधिकार है। ठीक है, और अधिनायकवादी देशों पे हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि भाई दो अधिनायकवादी देशों का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था, उनमें नाम था आपका हंगरी और वेनेजुएला, कि इनकी फ्री स्पीच में जो स्थिति पोजीशन है वो अच्छी है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप फॉर
हेल्दी सिटीज समिट 2025। हमारा पहला 14 मिनट का क्लास हुआ। बताओ पहला टॉपिक आप सबको समझ में आया? आया तो यस, नहीं आया तो फिर नो मत लिखना। ठीक है, आते हम लोग पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2025। देखो अभी जो ये समिट हुआ, तो इस समिट में 3 लोग, पहली बात ये समिट हुई कहां? तो ये समिट आपकी पेरिस में हुई। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, सही है ना? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस में समिट का आयोजन किया गया और यहाँ पे 3 आपको सिटीज दिख रहा होगा नाम पे। इन तीनों सिटीज को अवार्ड दिया गया। उन 3 सिटीज क्या है? कार्डोबा, ठीक है, फोर्टोलेजा और ग्रेट मैनचेस्टर। कार्डोबा, फोर्टोलेजा और ग्रेट मैनचेस्टर। इंपॉर्टेंट सिटीज या चर्चित शहर और संबंधित देश, ऐसे कॉलम बना के इसके पहले क्वेश्चंस बने हुए हैं। खासतौर पे यूपीएससी का ट्रेंड बहुत ज्यादा रहा है इस पैटर्न पे। यूपीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोग इसको रखेंगे। चांसेस है कि ऐसे भी आ जाए, एक तरफ एक कॉलम में लिख दे कि चर्चित शहर और दूसरे कॉलम में आपको लिख दे, ठीक है, संबंधित देश। ठीक है, तो ऐसा भी चीजें हो सकती है, तो हम रेडी रहेंगे, हम अपनी तरफ से रेडी रहेंगे। ठीक है, तो हमको क्या रखना है? कार्डोबा, बा से ब्राजील, देखो बा लास्ट में है तो ब्राजील है लास्ट में, याद करने का। अब अगर कल को आपको मैच दी कॉलम में मिलाने के लिए दे दे या पूछे सुमेलित है कि नहीं है, तो कार्डोबा, तो कार्डोबा के लास्ट में क्या है? लास्ट में बा वर्ड है, काबा, तो बाबा। ठीक है, और काबा का आंसर भी क्या था? बाबा था, तो देखो यहां भी बाबा आ गया, बाबा। ठीक है, तो फोटो ले जा, फोटो, ठीक है, सॉरी यहां पे एक गलती निकल गया। कार्डोबा अर्जेंटीना में, ठीक है, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा फैक्ट गलत हो गया। कार्डोबा अर्जेंटीना में है और जो आपका फोर्टोलेजा है वो ब्राजील में। ठीक है, ये बगल बगल में लिखा था कॉमा से, वो गलती हो गया। ठीक है, तो कार्डोबा कहां पे है? तो कार्डोबा आपका हो गया अर्जेंटीना। तो अब ट्रिक वो जो बन जा रहा था वो अब नहीं बनेगा। ठीक है, अर्जेंटीना, कार्डोबा कहां पे है? अर्जेंटीना में है। फोर्टोलेजा, फोर्टोलेजा कहां पे है? ब्राजील में। ठीक है, फोर्टोलेजा ब्राजील में है। और ग्रेटर मैनचेस्टर क्या है वो सबको पता होगा, ब्रिटेन में। ठीक है, दिक्कत आपको ब्राजील और ये अर्जेंटीना का जो शहर है वही करेगा। ठीक है, पहले बा से मैच कर रहा था बट वो गलत हो गया। ठीक है, वो ट्रिक नहीं, क्योंकि कॉमा पहले लगा हुआ है। ठीक ना, तो कार्डोबा क्या होगा? अर्जेंटीना का सिटी है। ये फैक्ट थोड़ा सा स्लिप हो गया था, माफ करना उस चीज के लिए आप लोग। अब लोग आते हैं आगे, देखते हैं। बात होती है कि ये जो अवार्ड वो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि इनको क्या किया, बेसिकली सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों के लिए सम्मानित किया गया। एक्चुअली देखो जो ये रिपोर्ट आती है, इस जो ये पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप का एम क्या है? तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पॉइंट में देखोगे तो इसका एम लिखा गया। देखो यहाँ पे एम लिखा है, कह रहा है कि जो ये आपका पार्टनरशिप हुआ है, यानी जो सम्मेलन हुआ है, कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कि जो गैर संचारी रोग है और चोटों के रोकथाम को प्रभावी नीतियों को साझा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। यानी वो सिटीज जो गैर संचारी रोग हो, चोटें हो, उनके रोकथाम के लिए अच्छी पॉलिसीज लेके आ रही हैं ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार दिया सके। इसके लिए इनको सम्मान किया जाता है। अब देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य या गुड हेल्थ का संबंध किस एसडीजी से है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो फिर से मैं चाहूंगा, कसम है आपको आरओ यारो की परीक्षा की, कि हैशटैग कमेंट आप बताओ कि हेल्थ सेक्टर का संबंध किस एसडीजी से है। ठीक है, गुड हेल्थ का संबंध किस एसडीजी से है, ये बताना है आपको। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि किसके द्वारा इस सम्मेलन, इस पार्टनरशिप को पेरिस में आयोजित किया गया। सम्मेलन के तो संयुक्त रूप से यह सम्मेलन चलाया गया, एक लोगों ने इस सम्मेलन का आयोजन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि पेरिस में हुआ ही है, तो एक तो पेरिस शहर ने इस सम्मेलन को संचालित किया। अब कह रहा है कि इसके अलावा इसकी मेजबानी क्या किया है? ब्लूमबर्ग फील्ड, यहां पे ध्यान देना, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। ठीक है, ब्लूमबर्ग फील्ड, ठीक है, WHO। अच्छा बताओ अभी रिसेंट में WHO से, ठीक है, जैसे यूएसए ने अलग हुआ, यूएसए के बाद एक और कंट्री है जो अपने आप को WHO से आप स्किप कर रहे हैं, उस कंट्री का नाम बताओगे क्या? तो WHO, ठीक है, और वाइटल स्ट्रेटजीज, ठीक है, वाइटल स्ट्रेटजीज और पेरिस शहर, इसने मिलकर क्या किया है? इस सम्मेलन का आयोजन किया था। किसने? ब्लूमबर्ग फील्ड, WHO, वाइटल स्ट्रेटजीज और पेरिस शहर ने संयुक्त रूप से क्या किया था? इसकी मेजबानी की है। ठीक है, अब बात आती है इन तीनों शहरों ने ऐसा स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय पॉलिसीज अपनाया कि भाई इनको बुला के सम्मानित किया गया। देखो अब कार्डोबा कहां पे है? तो ब्राजील में नहीं है। अब ऐसे याद करो, कार्डोबा ब्राजील में नहीं है, कार्डोबा आपका अर्जेंटीना में है। अब देखो कार्डोबा को सम्मानित करने के पीछे का रीजन क्या है कि कार्डोबा ने क्या किया, बोला कि हमारे शहर में जो स्कूल्स है उनमें स्वस्थ भोजन नीति लागू की इसने। ठीक है, कार्डोबा ने क्या किया कि शहर के अपने स्कूलों में स्वस्थ भोजन नीति, हेल्दी फूड पॉलिसी को लागू किया। ठीक है, और बोला क्या कि
2026 तक जितने भी स्कूल से हमारे यहां वो शक्कर युक्त यानी चीनी युक्त, ठीक है, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाएंगे। यानी उन स्कूल्स में अब शक्कर युक्त और अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो खाद्य पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो स्वस्थ भोजन नीति को लागू करने के कारण क्या हुआ, कार्डोबा को, ठीक है, दिया गया ये सम्मान, कार्डोबा। ध्यान रखो। नेक्स्ट आपका फोर्टोलेजा, ध्यान रखो। फोर्टोलेजा को क्यों दिया गया, क्योंकि फोर्टोलेजा ने क्या किया कि फोर्टोलेजा शहर ने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को अपने शहर में कानूनी मान्यता दी थी, ठीक है। तो वायु गुणवत्ता के कारण अभी मैं बताऊं, अभी मैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है PM 2.5 के सांद्रण की मेजरमेंट करती है वो पढ़ाऊंगा। तो PM 2.5 के सांद्रण हमको पता है कि WHO ने उसको क्या किया है, 5 म्यूजी सेट किया कि भाई कि आपको इससे अंदर होना चाहिए सांद्रण आपका PM 2.5 का। तो भारत का चूंकि 2.5 है नहीं, अराउंड कई गुना आ गया, ठीक है। अभी बताऊंगा एग्जैक्ट कितना है, ध्यान रखना। लेकिन है क्या, एक वो रिपोर्ट कहती है कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 5.2 ईयर, अगर मैं एग्जैक्ट हूं तो सही है 5.2 ईयर, नहीं एग्जैक्ट हूं तो जस्ट अभी नीचे लिखा हुआ है वहां पे देख लेना। वैसे मैं कंफर्म हूं 5.2 ही है, 5 पॉइंट समथिंग है, प्लस ही है माइनस नहीं है, 5.2 या 5.4 इतनी ईयर जीवन प्रत्याशा कम हुई है भारत की। उसके पीछे का जो मेजर रीजन दिया गया है वह है वायु गुणवत्ता का निम्नीकरण, PM 2.5 के सांद्रण में अति वृद्धि, ठीक है। वर्ल्ड के 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में भारत के कितने सिटीज हैं, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। 10 में 6 हैं, 20 में कितने ये बता सकते हो आप लोग कमेंट करके। अब देखो हमारी बात, तो वायु गुणवत्ता को क्या किया इसने, फोर्टोलेजा ने बोला कि भैया हमारे यहां अब वायु गुणवत्ता उच्च रहनी चाहिए, ठीक है। अब शहर में कम लागत वाले सेंसर, इसका परिणाम क्या, कम लागत वाले सेंसर्स लगाए जाएंगे, ठीक है। स्वास्थ्य प्रभाव का आकलन बहुत तगड़ा किया जाएगा। ग्रेटर मैनचेस्टर की बात करेंगे, क्या ऐसा किया, तो ग्रेटर मैनचेस्टर ने कहा कि धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थलों की संख्या बढ़ाई जाए। इसने बोला काम करो भाई, हर जगह सुट्टा नहीं पी सकते हो, ठीक है। हमको अब ऐसे जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें धूम्रपान मुक्त करो उनको, वहां पे और इनकी संख्या बढ़ाओ, ठीक है। सार्वजनिक स्थल ऐसे होने चाहिए जहां पे लोग धूम्रपान ना करें, ठीक है। ऐसे इन्होंने अपने शहर में कई सारे धूम्रपान मुक्त पार्क खोला जाएगा, ठीक है, खोला गया, खोला जाएगा भी। इस पहल के तहत बोला गया कि शहर का पहला धूम्रपान मुक्त पार्क खोला गया है। अच्छा, अभी एक खोला गया है, आगे ऐसे बहुत खोले जाने वाले हैं। तो इनका काम क्या है कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग फ्री करने का टारगेट है किसका, ग्रेटर मैनचेस्टर का। फोर्टोलेजा का क्या है कि वायु प्रणाली और निगरानी प्रणाली को बहुत तगड़ा करेंगे ताकि क्वालिटी एयर मिल सके। और कार्डोबा ने क्या किया भाई, स्कूल्स में जो हेल्दी फूड्स पॉलिसी है उसको लागू कर दिया। अब हमारी बारी है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट की। लो देखते हैं। पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का आंसर बता देता हूं क्योंकि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट इसके बाद से उसी से संबंधित है, तो देख लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा भी है कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो इसको अरेंज करना था आपको। तो देखो विश्व खुशहाली दिवस की हम लोग बात करेंगे पहले, ठीक है। तो ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस आपका कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर मेरे भाई आप बात करोगे, ठीक है, तो 8 मार्च को इसी दिन ग्लास सीलिंग इंडेक्स जारी किया गया, 8 मार्च को मैंने आपको बढ़ा दिया है, ठीक है। खुशहाली रिपोर्ट अभी लोग देखेंगे। विश्व ग्लेशियर दिवस, ग्लेशियर पे इंपैक्ट का आकलन करती है। 21 मार्च को आपका ग्लेशियर डे मनाते हैं। और विश्व जल दिवस की हम लोग बात करेंगे तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। अब इसको कालानुक्रम में अरेंज करना था, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था, तो जाहिर बात है कि 8 मार्च पहले आएगा यानी 2 पहले आएगा, ठीक है। 2 के बाद से 20, 21, 22 होगा, यानी 2 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। तो क्रम क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका क्रम हो जाएगा। तो जिसने 2 1 3 4 कमेंट किया था वो राइट है, जो नहीं किए थे वो रॉन्ग है। आंसर्स का आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले भी सकते हो, ठीक है। ठीक आते भाई, अब हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को देखते हैं। हमारी क्लास हो गई 24 मिनट की, ठीक है। देखो जब आप देखते हो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली दिवस, ठीक है, तो 20 मार्च को ये रिपोर्ट विश्व खुशहाली दिवस के अवसर पर जारी की गई। ये रिपोर्ट कहती क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट बातें यहां पे लिखी गई हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि यह रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है यह रिपोर्ट पहली बार यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के
उच्च स्तरीय सम्मेलन के लिए 1 अप्रैल 2022 को जारी की थी। तो यानी जो ये रिपोर्ट है फर्स्ट टाइम कब आई थी? फर्स्ट टाइम 2012 में जारी की गई थी। फर्स्ट टाइम ये वर्ष 2012 में जारी की गई थी। पहली बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट कब जारी की गई? 2012 में। अब बात आती है कि इस जारी कौन करता है, ठीक, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, या किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किसके द्वारा इस रिपोर्ट को किया जाता है? तो देखो इस रिपोर्ट को पब्लिश तो करती है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। वेल बीइंग रिसर्च सेंटर जो है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की, वो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। तो आप ऐसे यहाँ पे स्पेस होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कहीं कोशिश करना ऐसे लिखना प्रकाशित, यानी किसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश की जाती है? तो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की रिसर्च सेंटर है, इसके द्वारा इसको प्रकाशित की जाती है। यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या क्या बात लिखा गया है कि जाहिर सी बात है कि जब रिपोर्ट बढ़ाए तो हमको कई सारे इंस्टीट्यूट का सहयोग भी लेना पड़ेगा। तो किन किन संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है, किस किस संस्थाओं का सहयोग लिया गया था? तो उसमें बोल रहा है इसमें गैलप वर्ल्ड पोल का सहयोग लिया गया था। इसमें यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन, ठीक है, यानी SDSN, UN SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है, स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल थे जिन्होंने इसमें सहयोग किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसने इस रिपोर्ट को तैयार करने में सहयोग प्रदान किया? तो गैलप वर्ल्ड पोल, ठीक है, SDSN स्वतंत्र संपादकीय, ठीक है, की बोर्ड, इनके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, इनके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। ये हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे ये रिपोर्ट क्या होती है। ये रिपोर्ट आपकी जो डाटा देती है, ये 0 to 10 के बीच में, इसके मार्क्स क्या होते हैं? 0 to 10 के बीच में होते हैं। नॉर्मली स्कोर जितना अच्छा होता है, ध्यान देना। अब देखो, ठीक है, अब जीरो, इसमें जो जीरो का मतलब, अगर मान लो कि किसी को 0 मार्क्स मिला, 0 मार्क्स का मतलब क्या होता है? 0 मार्क्स को बैड यहाँ पे माना जाता है, यानी सबसे खराब जीवन, बैड लाइफ। वहां पे खुशहाल जीवन नहीं है, वहां पे कितना है? बैड लाइफ है, सबसे खराब जीवन वहां होगा जिसको बैड 0 मार्क्स मिलेगा। और किसी को 10 मिल गया तो भाई वहां पे गुड लाइफ, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा है, जिंदगी एकदम चंगा है, ईश्वर करे फिर जीवन ही वहीं पे मिले, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो जाहिर बात है किसी को एकदम 0 भी नहीं मिला होगा और किसी को 10 भी नहीं मिला होगा, बीच में सब होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि किसी को 10 मिला है, ठीक है। तो अब देखो ये इंडेक्स का यहाँ पे हाल चाल है। फिनलैंड टॉप पे है, फिनलैंड टॉप पे है, और फिनलैंड का स्कोर कितना है? 7.736। हमको 736 नहीं याद करना है, हमारा चांस है कि ये स्कोर भी 7.736 करना है, ठीक है। अब हो सकता है कुछ नया टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि इन चारों को मैच द कॉलम में स्कोर से मिलाने के लिए दे दे। तो आपको देखो, आपको क्या करना होगा, बस आपको टॉप कंट्रीज पता रहनी चाहिए, स्कोर आराम से आप मिला दोगे, ठीक है, स्कोर आप आराम से मिला दोगे। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। देखो आरओ में टॉप 5 कंट्रीज में शामिल नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर स्वीडन, फिर नीदरलैंड, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 5 आरओ के लिए प्रिपेयर करो। तो कोई ठीक नहीं है, आरओ ने इसके पहले टॉप 5 कंट्रीज के बारे में भी पूछा हुआ है, तो हम टॉप 5 पे भी फोकस कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, टॉप 5 पे भी फोकस कर सकते हैं। तो फिनलैंड टॉप पे है, फिर डेनमार्क की बारी है, फिर आइसलैंड की बारी है, फिर स्वीडन की बारी है। तो ये टॉप कंट्रीज हो गई, ठीक है, जहां पे लोग ज्यादा खुशहाल है। अब बात आती है कि सर हमने तो जो ये मूल्यांकन विधि है, कैंट्री लैडर विधि, 0 to 10 मार्क्स के बीच में मतलब होता है, ठीक है। सबसे खराब जीवन, सबसे अच्छे जीवन का मतलब उन्हें समझ लिया। अब ये डाटा का थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए, थोड़ा सा और पता चले कि भाई क्या हाल चाल है, ठीक है। अब लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य क्या, एम है इसकी जारी करने का। तो कह रहा है कि भाई हम जब खुशहाली रिपोर्ट जारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस खुशहाली रिपोर्ट में जो हमने पिलर्स रखे हैं वो एसडीजी से मैच करते हैं। तो सरकार को एक तो हम लोग जागरूक करते हैं कि भाई आप क्या करो, आप एसडीजीज को बढ़ावा दो। आप अगर खुशहाली रिपोर्ट में पीछे हो मतलब आप एसडीजी में पीछे हो, ठीक है। तो तुलना के आधार पर क्या होगा, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, ठीक है। टॉप 3 कंट्री यहां पे लिखा गया है, बट हमने बोला आपसे कि आप टॉप 5 तैयार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टॉप 5 तैयार करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक हमने देख लिया, इसके आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे
तो भारत के बारे में यहां पे दिया गया है। देखो भारत का जो स्कोर है, ये देखो कह रहा है कि इंडिया का स्कोर कितना है 118, सॉरी स्कोर करो रैंक, भारत का 118वां रैंक है। ठीक है, हम लोग 9-2-11 कहते थे ना, 9-2-11, ठीक है, लेकिन भारत का स्कोर क्या 8-11 है, मतलब 9-3-11 हो जाएगा। 9-2-11 जगह क्या हो गया है 8-3-11 हो गया है। तो 118 दिमाग रखना है, कितनी रैंक है 118वीं रैंक है, ये दिमाग रखना 118वीं रैंक है। ठीक है, जो करा कि यह पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाता है जब भारत 143 देशों में क्या है 126वें स्थान पे था। ठीक है, तो पिछली वर्ष की तुलना में क्या है भारत ने सुधार दर्ज किया, कितना भाई, पहले जो भारत का रैंक था वो 126 था, अभी हमने कितना लेके आया 118 लेके आए, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या हुआ है 8 पायदान के हमने सुधार दर्ज किया। ठीक है, ठीक, देखो हमारा इस वक्त स्कोर कितना है, तो 4-3-8-9, 4-3-8-9, 4.389। ठीक है, 4.389 हमारा क्या है, यह स्कोर है, ये स्कोर है। तो ये भी आ सकता है कि पिछली बार से हमने सुधार दर्ज किया या खराबी दर्ज की है। अब पड़ोसी देशों से तुलना कर रहे थे भाई, खुशहाली की बात है तो हम एक बार देखिए हमारा पड़ोसी कितना खुशहाल है। तो भाई आप अगर अपने पड़ोसी की बात करोगे तो भाई इंडेक्स क्या कहती है कि ये जो पाकिस्तान है हमसे ज़्यादा खुश है। ठीक है, अब इसकी वाली खुशी भाई जिसको चाहिए मुबारक हो उसे। ठीक है, कह रहा है कि भाई इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमसे ज़्यादा खुश है, 190 पायदान पे है। ठीक है, ये खुशी इसी को मुबारक हो। हालांकि देखो अब यहाँ पे चाइना को 68 रैंक मिला है और नेपाल को यहाँ पे कितना रैंक मिला है, नेपाल को 92 रैंक मिला है। ठीक है, तो खुशहाल देशों की सीरीज में अगर हम लोग बात करें, भारत से जो ज़्यादा पड़ोसी देशों में जो खुशहाल हैं उसमें चाइना, नेपाल और आपका क्या है पाकिस्तान है। चाइना, नेपाल और पाकिस्तान भारत से खुशहाल है, भारत से खुशहाल है। ठीक है, ये बात आपका बोलता है। ठीक है, तो ऐसे याद करो CNP खुशहाल में क्या है CNG नहीं। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चला रहे तो CNG गाड़ी ले लेगा तो ज़्यादा खुशहाल रहेगा। ठीक है, पेट्रोल गाड़ी 20 का एवरेज देगी तो वो 30 का एवरेज देगी। ठीक, तो CNP है चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, जी की जगह पाकिस्तान लगा दो। ठीक है, बाद उसके बाद से बारी किसकी है, भारत की है। ठीक है, तो पड़ोसी देशों में इन 3 की स्थिति अच्छी है, बाकी की भारत से खराब स्थिति है। अच्छा, हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति देख ली। अब देखो हमको कुछ बीच में हमारा डाटा कुछ छूट रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देख लेते हैं। ठीक है, इस चीज को देख लेंगे। देखो ठीक है, यहां पे आते हैं। कह रहा है ये इंडेक्स क्या कह रहा है कि कोस्टारिका 6th रैंक पे और मैक्सिको 10th रैंक पे, पहली बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शामिल हुए हैं। कौन, कोस्टारिका और मैक्सिको पहली बार दुनिया के खुशहाल देशों की सूची में शामिल हुए हैं, यानी पहली बार टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई है। कोस्टारिका 6th रैंक पे है और मैक्सिको क्या है 10th रैंक पे। तो मैक्सिको और कोस्टारिका पहली बार टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हुए हैं। इसी के लिए लिख रहा है क्या कि सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में, यानी शीर्ष खुशहाल देशों की सीरीज में शामिल हुए। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि पहली बार, यहां पे देखना पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शीर्ष स्थान पे काबिज हुए हैं। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सीरीज में शीर्ष स्थान पे काबिज हुए हैं। अब देखो मैक्सिको, अच्छा चलो मैं आपको 3-4 फैक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, ठीक, आपको बताना होगा कि भाई वो किस देश में स्थित है। चलो मैं 2 ज्वालामुखी का नाम लिख रहा हूं आपको, और ये पेटी में ये ज्वालामुखी का क्वेश्चन बनके आ चुका है। ठीक है, ये ज्वालामुखी का क्वेश्चन बनके आ चुका है। ठीक है, और पेन थोड़ा सा आपका डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, उसको मुझे देखना था। चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं, मैं कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूं, आपको बताना है कि ये फैक्ट्स कोस्टारिका से रिलेटेड है या फिर मैक्सिको से रिलेटेड है। ठीक है, मैं बाद में इसको समझा दूंगा, तो आप लोग परेशान मत रहना। मैं एक आप बताओ, सैन जोशे, ठीक है, ये किस देश की कैपिटल है, कोस्टारिका की है या मैक्सिको की है? पहला आप तो ये कमेंट करना है। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा आप मुझे बताओ, एक स्ट्रेट, एक जलसंधि का नाम लिख रहा हूं, उसका नाम है युकाटन। ठीक है,
युकाटन स्ट्रेट। ठीक है, ये आपको बता देता हूं, ये कैरिबियन सी, ठीक है, चलो बता ही देता हूं इसको, एंड ठीक है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के बीच में क्या है, ये एक जल संधि है। ठीक है, चलो यूकाट ये भी बता देता हूं, अब आपको बता ही देता हूं, ये कोस्टारिका है। ठीक है, कोस्टारिका, कोस्टारिका की कैपिटल है। थर्ड चीज जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, मैं 2 वॉल्केनो का नाम लिख रहा हूं जो पेपर में आता है। ठीक है, एक है पेरिकुटीन वॉल्केनो और एक आप हो गया कोलिमा, यो क्या वॉल्केनो, यो क्या वॉल्केनो, ये दोनों वॉल्केनो, ठीक है, पेरिकुटीन और कोलिमा। ठीक है, ये जो दोनों वॉल्केनोज हैं ये आपका, ठीक है, मैक्सिको में है। कहां पे है, ये दोनों ही आपकी मैक्सिको की वॉल्केनो है, ये भी दिमाग रखना, ये दोनों मैक्सिको की वॉल्केनो है। ठीक है, अच्छा एक बस मैं आपसे पूछूंगा और वो एक हिस्सा उसका बता भी दूंगा। देखो जो रियो ग्रांडे रिवर है, देना रियो ग्रांडे रिवर, ठीक, ये क्या है, ये आपका बाउंड्री बनाती है, बाउंड्री बनाती है, सीमा रेखा निर्धारित करती है। मैक्सिको, MX मतलब मैक्सिको, और सेकंड कौन है, मैक्सिको के बाद से मैं क्वेश्चन मार्क लिख दूंगा। यही आपको बताना है कि रियो ग्रांडे मैक्सिको के साथ किस देश की सीमा बनाती है, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे ट्रेडिशनल फैक्ट्स में, सेम जैसे आप देखो 5-7 बार पेपर में क्वेश्चन आया। ठीक है, युकाटन स्ट्रेट हमने देख लिया, किसके किसके बीच में है, हमने 2 वॉल्केनोज देख लिए, ठीक है, मैक्सिको के, और रियो ग्रांडे रिवर मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, ये 4th हो गया, ये तो हमने ट्रेडिशनली देख लिया। तो क्या है कि कोस्टारिका और मैक्सिको पहली बार टॉप 10 में शामिल हुए हैं, यानी विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सीरीज में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं विश्व का सबसे कम खुशहाल, या हम लोग कह सकते हैं नाराज या बदहाल देश। तो उसमें आ गया नाम आपका किसका, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान को कितनी रैंक मिली है, 147। अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है वो है आपका 147 रैंक है अफगानिस्तान का। ठीक है, खास वुमेन्स की जो चैलेंज होती है यहाँ पे काफी ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना। अफगानिस्तान के बाद जो बारी है वो है आपका सियरा लियोन, सियरा लियोन, ठीक है, सियरा लियोन, और इसके बाद से बारी आपका है वो है लेबनान का, लेबनान का। तो ये लास्ट के वो टॉप 3 देश है। ठीक है, लास्ट के टॉप 3 देश है, अफगानिस्तान सर्वाधिक बुरी स्थिति, फिर सियरा लियोन, फिर लेबनान। तो ये सबसे खराब स्थिति वाले, सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले कंट्रीज है। ठीक है, यहां पे देखो बात करी है कि दुनिया भर में 19% युवा वयस्कों ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर वे भरोसा कर सके। ठीक है, 19% लोगों ने बोला भाई विश्वास पात्र उनके पास है ही नहीं। ठीक है, कितना, टोटल 19% लोग, टोटल 19% लोग। सोचो भाई, सिंगल पर्सन विश्वास पात्र इनके पास नहीं है जिस पे भरोसा कर सके। तो ठीक, ये हो गया। अब हमारी खुशहाल रिपोर्ट मुझे लग रहा है कि हमने अच्छे से समाप्त कर लिया। ठीक है, तो आपको भी जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं खुद भी एक एक चीज पढ़ के फिर आपके पास आता हूं। ठीक है, बगल में मेरी मैगजीन ओपन है, ऐसा मत सोचना कि मैं बिना देखे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बगल में पढ़ के रखा हूं और आपको समझा रहा हूं। आते हम लोग विश्व जल विकास रिपोर्ट, इसको देखते हैं, विश्व जल विकास रिपोर्ट को देखते हैं। ठीक है, विश्व जल विकास रिपोर्ट को आप देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या बात बोल रहा है, जिन जिन चीजों को हमारे लिए जरूरी जानना उसको देखते हैं। तो जो विश्व जल विकास रिपोर्ट है ये कह रहा है कि विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। यानी जल विकास रिपोर्ट भी क्या है, ये आपकी ग्लेशियर में जो पिघलन आ रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करता है। ग्लेशियर के ऊपर ये क्या करता है, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब जाहिर बात है ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो डाटा देगा कि भाई कितना पिघल रहा है, अगर इसी हिसाब से पिघला तो कब तक आधा समाप्त हो जाएगा, कब तक पूरा समाप्त हो जाएगा,
ठीक है, एक डाटा देगा, हम उस डाटा को समझते हैं। कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 8.2 अरब आबादी यानी 8.2 अरब लोग, ठीक है, में से 2 अरब से अधिक लोग मीठे जल और भोजन की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग्स बढ़ेंगे, तो अब आपकी जो मिट्टी है वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। जो रेन है, वर्षा के आने से, अभी 8 दिन पहले मानसून का आगमन हो गया भारत में, ठीक है, उसके पैटर्न में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि भाई कि टोटल दुनिया की जो पॉपुलेशन है 8.2 अरब, उनमें से 2 अरब से अधिक लोग क्या हैं, भूख और प्यास की समस्या का सामना कर रहे हैं। उनके पास खाने योग्य भोजन और पीने योग्य पानी की कमी है, ठीक है। तो ये एक चिंता है, ये एक चिंता है, ठीक है, फूड की और प्यास की, जल की। अब आते हैं, ठीक, अब आते हैं। अब यहां पे देखो जो जो बात बोली गई है, एक एक चीज समझेंगे, यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट से कह रहा है हर 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। इसके लिए इस साल की थीम भी क्या रखी गई थी, ग्लेशियर संरक्षण रखी गई थी। तो 22 मार्च की जो इस बार का जो आपका विश्व जल दिवस है, ठीक है, विश्व जल दिवस है, उसकी थीम क्या है, ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण। क्योंकि भाई ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे, सबसे ज्यादा जो आपके पीने योग्य पानी का जो संरक्षण है वो कहां पे है, ग्लेशियर में है। ग्लेशियर ही अगर पिघल जाएंगे तो जल का संकट तो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लेशियर संरक्षण इस बार की थीम है, तो चांस है इस पेपर में इस बारे में क्वेश्चन आने की। अब देखो ये क्या कहता है, कह रहा है कि भाई चलो मैं आपको बहुत पुराना तुलना कराता हूं, हम आपको 1975 से तुलना कराते हैं। अब देखते हैं 1975 से लेके 2024 के बीच में किस बात की ये इंडेक्स तुलना कराती है, ठीक है। अब देखो तो भाई 25 साल उधर हो गया, लगभग 25 साल इधर हो गया, तो 50 वर्षों में क्या कह रहा है कि 1975 से लेके अब तक 9000 टन से अधिक बर्फ क्या हो चुकी है, पिघल चुकी है। रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। कितना, 9000 टन। अब आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन है, तो आप क्या इंपैक्ट में दिखा सकते हो। तो ग्लेशियर्स का पिघलना, और एक डाटा क्या गया कि ये डाटा कहती है, अभी आपकी जो विश्व जल दिवस रिपोर्ट है वो बताती है कि 1975 से 2024 के बीच में 9000 टन जो ग्लेशियर है उसमें या बर्फ है वो पिघल चुका है। अकेले 2024 में 450 गीगाटन बर्फ पिघला है। कितना, 450 गीगाटन बर्फ अकेले आपकी 2024 में पिघल गया, ठीक है। तो 9000 टन का पिघला, ये आपका लास्ट 50 ईयर में। कह रहा है कि हाल के दिनों में क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसमी परिवर्तन हुआ है, जो धूल भरी आंधियां आप देखोगे अब बहुत ज्यादा हो जाती है। अब देखो धूल भरी आंधी का हमारे लिए तो इंपैक्ट ये कि आंख में कीचड़ आ जाएगा, उसको पानी से साफ कर लेंगे, लेकिन अब ग्लेशियर कौन साफ करने जाएगा। धूल भरी आंधियां क्या रही हैं कि ग्लेशियर्स पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से ब्लैक कार्बन जमा हो जा रहा है। देखो और क्या है कि चूंकि पर्वतीय जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, तो जंगल की आग की घटना भी खूब ज्यादा हो गई है, तो उससे भी जो कार्बन्स निकल रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो चिपक जा रहे हैं, कहां पे जाके वो चिपक जा रहे हैं आपकी ग्लेशियर्स। अब लेकिन सर उनकी चिपकने का क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, तो देखो अब होगा क्या, अब क्या है कि चूंकि जब ब्लैक कार्बन्स का जमाव हो जाएगा आपके ग्लेशियर पे, तो ब्लैक कार्बन्स की जो अवशोषण क्षमता होती है, सूरज के प्रकाश की जो अवशोषण क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो क्या करेंगे, ये सूरज का प्रकाश का अवशोषण करेंगे, सूरज के प्रकाश का अवशोषण करेंगे कौन, ब्लैक कार्बन्स। और ब्लैक कार्बन से कहां पे, तो ग्लेशियर की सतह पे। तो मतलब ग्लेशियर की सतह का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जब ग्लेशियर की सतह का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो इंपैक्ट क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। तो ब्लैक कार्बन्स का उपस्थित होना भी क्या बता रहा है, ये ग्लेशियर्स के पिघलने की घटना को तीव्र कर दे रहा है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। अच्छा आगे आते हैं, आगे डाटा क्या दे रहा है, एक डाटा दे रहा है कि हम 1979 से 2022 के बीच में, 1979 से 2022 के बीच में 7.79% की कमी देखी गई है वैश्विक बर्फीली सतह में। भारत की बात नहीं कर रहे हैं, केवल वैश्विक बर्फ, क्योंकि ये विश्व जल दिवस के दिन आया डाटा ना, तो अभी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करेगा। तो कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 1979 टू 2022 के बीच में जो बर्फ की पिघलन हुई है उसमें कितनी हुई है, 7.79। तो देखो भाई 79 से तुलना किया गया है और लास्ट में कितनी है 79, तो 7.79% की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, देखो कह रहा है कि इस बर्फबारी का एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा,
तो 2/3 खेती से प्रभावित हुई है। तो इसी के लिए तो लिखा जा रहा है कि भाई फूड की क्राइसिस की स्थिति आ गई है, इसके पीछे का रीजन यही है। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आप लोग रीड कर लेना जरूर, करा कि जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर के सिकुड़ने, मतलब ग्लेशियर की पिघलेगा तो ग्लेशियर सिकुड़ेगा, पर्वतीय क्षेत्रों में घटती बर्फबारी, इसके कारण क्या है 2/3 कृषि भूमि प्रभावित हुई है, ठीक है, 2/3 कृषि भूमि प्रभावित हुई है। अब हम लोग देखेंगे आगे आगे क्या बात बोल रहा है, कह रहा है वर्तमान में दुनिया में 2.75 लाख से अधिक ग्लेशियर है, ठीक, कितना 2.75 लाख से अधिक ग्लेशियर लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं। अभी ये करेंट का डाटा है, ये करेंट का मतलब 2025 का जब ये रिपोर्ट एनालिसिस किया गया था तब का, जब तक का। करीब कि अगर हम करेंट की बात करें तो अभी भी हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये 7 लाख कभी भी घट के 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हो सकते हैं, कभी मतलब कल परसों में नहीं, एक सर्टेन टाइम पीरियड में। और कब ऐसा हो जाएगा उसकी एनालिसिस भी करता है, कह रहा है कि अभी कितने हैं, अभी हमारे पास लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ग्लेशियर्स कवर किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक डाटा आपको दे रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवर याद करना, कोलोराडो नदी, ठीक है। कोलोराडो नदी के बारे में जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आरओ की मास्टर क्लास में जब लोग विश्व की प्रमुख नदियां देखेंगे, बहुत नहीं, उसमें हम 15-20 नदी मैक्सिमम देखेंगे, 10-15 नदी मैक्सिमम, 15 से ज्यादा नहीं। तो उसमें हम लोग रियो ग्रांडे हो अभी जस्ट पढ़े हैं जिसको, ठीक है, कोलोराडो नदी हो, एक एक नदी को हम लोग देखें हमारे, ठीक है। तो कह रहा कि है क्या कि हाल 2000 से क्या है, इस नदी में पानी नाम मात्र का बचा है, मतलब इसकी जो जल ग्रहण क्षमता है उसका 10% भी इसके पास नहीं है। तो 2000 से नदी क्या है, 2000 से सूखी पड़ी है। कौन? यूएसए की एक नदी है कोलोराडो। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण क्या है, ग्लेशियर्स का पिघलना। ग्लेशियर्स पिघल गए हैं तो अब इसको वाटर सोर्स मिल नहीं रहा है और पानी मिलेगा नहीं। भाई अब करें कल को हिमालय के मालों को बर्फ पिघल जाए तो गंगोत्री हिमनद पिघल जाए तो गंगा को पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको अब क्लाइमेट चेंज कितना तेज हो रहा है और संरक्षण की क्यों हो सकता है, इसका सबसे जीता जाता एग्जांपल आपको कोलोराडो रिवर से भी समझ में आ सकता है। जरूरी नहीं कि हमारा गंगा नदी का पानी खत्म हो जाए तब आप इस बात को मानो, कोलोराडो नदी से ही मान जाओ, ठीक है। ध्यान देना, ये बता रहा है बात। आते हैं कह रहा है कि भाई कि ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट देखो। तो यहां पे कह रहा है कि WMO, ठीक है, यानी विश्व मौसम संगठन की एक रिपोर्ट है, कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे, स्वीडन और स्वालबर्ड अधिक प्रभावित क्षेत्र बताए जा रहे हैं। किससे? जहां पे सर्वाधिक ग्लेशियर का पिघलन हुआ है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट दिया था कि 2024 में दुनिया के सभी 19 ग्लेशियर क्षेत्र, जो ग्लेशियर 19 ग्लेशियर नहीं है, 19 ग्लेशियर्स के क्षेत्र जो है, ठीक है, दुनिया के सभी 19 ग्लेशियर क्षेत्रों में लगभग तीसरे वर्ष अभूतपूर्व नुकसान देखा गया है। यानी लगातार तीसरे वर्ष नुकसान नहीं, अभूतपूर्व नुकसान, यानी बहुत तीव्र गति से पिघलन हो रहा है। और ये जो पिघलन की क्षेत्र है इसमें नॉर्वे, स्वीडन और स्वालबार्ड रीजन सर्वाधिक है, ठीक है। सर्वाधिक कौन सा रीजन प्रभावित है? नॉर्वे, स्वीडन और स्वालबार्ड क्षेत्र प्रभावित है, ठीक है। ध्यान। तो ये हमारा हो गया आपका विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 हमने देख लिया, विश्व जल विकास रिपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं फिर ग्लेशियर पे एक रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट 2025। तो 2 ग्लेशियर, इस बार ग्लेशियर से रिलेटेड जल दिवस भी जो वो ग्लेशियर के बेस्ड था, ठीक है। ध्यान रखना, ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम है, ग्लेशियर संरक्षण थीम है, ठीक है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस 2025। तो देखो कह रहा है कि भाई कि इसको 21 मार्च को ये रिपोर्ट जारी किया गया, विश्व ग्लेशियर दिवस के अवसर पर, वर्ल्ड ग्लेशियर डे के अवसर पर क्या हुआ, इसको जारी किया गया। और ये बेसिकली कह रहा है कि जो आपका वर्ल्ड ग्लेशियर डे के दिन पे जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट जारी किया गया, ये बेसिकली आपका ज्यादा आपका हिंदुकुश हिमालय वाला जो रेंज है, क्षेत्र है, जिसमें केवल भारत नहीं शामिल है। हमको क्या लगेगा, हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में केवल भारत शामिल है, केवल भारत नहीं शामिल है, भारत सहित कई सारे देश शामिल है। अभी हम लोग इसको देख भी लेंगे कि भारत सहित कुल कितने देश शामिल है, परेशान मत होना, कुल 8 देश शामिल है भारत सहित, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है। तो जो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र है ये कुल 8 देश इसमें शामिल है। कह रहा है कि हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में जो ग्लेशियर में पिघलने का संकट है वो सबसे गंभीर रूप से देखा गया है। ये कौन कहता है? ये कहती है विश्व ग्लेशियर रिपोर्ट, विश्व ग्लेशियर रिपोर्ट कहती है, ठीक है। ध्यान देना। अब देखो ये कहती क्या है,
कह रहा है कि दुनिया भर में ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और हिंदकुश हिमालय HKS हिंदकुश हिमालय जो हिमालय मतलब हिंदकुश जो हिमालय है क्षेत्र में यह संकट सबसे गंभीर रूप में देखा गया है। विश्व ग्लेशियर दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट क्या कहती है, 2011 से 2020 के दौरान हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर की पिघलने की दर 2001 से 2010 की तुलना में 65% अधिक थी। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 डेकेड की स्टडी की गई है। आप इस पैरा को आपको पहले समझा दूं, 2 दशक की स्टडी की गई है। एक स्टडी कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या है यूनाइटेड नेशन ने 2011 से 2020 के बीच का, और एक जो स्टडी किया है वो है 2001 से 2010 के बीच का। ये 2 दशक की स्टडी है। 2011 से 2020 के बीच की जो स्टडी वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि ग्लेशियर जो पिघलने की दर है, ठीक है, वो जो थी इसकी तुलना में जो 2001 की तुलना में 2011 से 2020 वाला जो दशक है इसमें 65% की ग्रोथ देखी गई है। मतलब 65% तीव्रता से इस दशक में पिछले दशक की तुलना में पिघलन ग्लेशियर में ज्यादा हुई है। ठीक है, स्पीड इतनी रही है, कितना, पिछले दशक से 65% ज्यादा। तो 2011 से 2020 के दौरान हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने की दर 2001 से 10 की तुलना में 65% अधिक थी। ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अब हम लोग इसके आगे आते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं, ये देखिए आप लोग। ठीक है, कह रहा यदि वैश्विक तापमान मान लेते हैं, कह रहा है कि जितना भी है उससे क्या हो 1.5 से 2% की वैश्विक टेम्परेचर में ग्रोथ देख लीजिए। 1.5 से 2% का हो वैश्विक टेम्परेचर बढ़ जाए तो ग्लेशियर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो कह रहा है कि भाई एक काम करो, हम क्या करते हैं हिंदकुश हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं। तो अगर कह रहा है हिंदकुश हिमालय क्षेत्र, मतलब कि हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में 1.5 से 2% क्या हो, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस का हो टेम्परेचर बढ़ जाए तो ग्लेशियर का 30 to 50% हिस्सा समाप्त हो जाएगा। ग्लेशियर का कितना, 30 से 50% हिस्सा समाप्त हो जाएगा। तो यानी 2100 आते आते जो हिमालयी नदियां हैं उनमें 30 से 50% पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भारत पानी जो छोड़ रहा है ना, अभी हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास इंफ्रा का, कि हम पाकिस्तान का पानी रोक दें, इंफ्रा कहां पाकिस्तान का पानी रोक दें, 50% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जल ग्रहण क्षमता, हमारे पास जो इंफ्रा कम हो जाएगा। तो हम अगर 2100 तक इंफ्रा तैयार नहीं किए तो ऊपर वाला हमारे कार्यों से इंफ्रा तैयार कर देगा, बोलेगा जो है तुम्हारे पास वो पर्याप्त है, अब हम जल ग्रहण ही आधा कर देते हैं। एक तो आधा आएगा, उसमें भी हम उसको रोकेंगे, पाकिस्तान परेशान होगा। ठीक है, तो समझिए ना, अभी अगर इंफ्रा नहीं डेवलप हुआ तो 2100 तक इंतजार करना है। हम अपनी इंफ्रा को सक्षम बना देंगे कि वो सिंधु के पानी को रोक सके। ठीक है, आते हम लोग बात करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में ग्रोथ देखने को मिली तो हिंदकुश हिमालय ग्लेशियर्स में क्या होगा, 30 to 50% का जो हिस्सा है मतलब वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, लेकिन कह रहा है कि अगर यही काम क्या हो जाए कि 1.5 से 2 की जगह 2 से अधिक टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, 2 से अधिक % हो जाए तो क्या होगा। तो कह रहा है तो यह क्षेत्र, ठीक है, तो यह क्षेत्र 2020 के ग्लेशियर के आयतन का 45% तक खो देगा। 2020 के ग्लेशियर के आयतन, ठीक है। तो अगर हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर बढ़ जाए तो 2020 का जो आयतन था ग्लेशियर का, ठीक है, उसका 45% हिस्सा वो खो देगा। अब हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में कुल कितने देश हैं ये बता रहा है, तो जाहिर बात है जो देश हैं वही प्रभावित होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब इन पर्वतीय क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, कौन शहरी क्षेत्र में कितना रहता है, कितना ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, इसके बारे में बोल रहा है, ये देख लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे इसके बाद से इसकी बात कर रहा है, ऊपर हिंदकुश हिमालय क्षेत्र की बात कर रहा है, अब नीचे बात क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि ग्लोबली तापमान क्या हो 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस ग्रोथ कर जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वैश्विक, देखो यहाँ पे वहां पे हिमालयी जो हिंदकुश हिमालयी क्षेत्र की बात करता है, यहाँ पे वैश्विक पर्वतीय ग्लेशियर की बात कर रहा है। ठीक है, कुल कितने वैश्विक पर्वतीय ग्लेशियर है, 19 पर्वतीय ग्लेशियर है, शायद 19 या 19 हमने पहले भी देख लिया उसको, 19 ग्लेशियर एरियाज है। ठीक है, तो वैश्विक पर्वतीय ग्लेशियर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो 2100 तक इतना द्रव्यमान, मतलब लगभग 26 से 41% ग्लेशियर क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। कब तक, 2100 तक, 2100 तक क्या हो जाएगा,
इतने ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे, इतनी ग्लेशियर का द्रव्यमान समाप्त हो जाएगा अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री से क्या हो जाएगा 4 डिग्री से चला जाए। 1.5 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में जाएगा तो हिंदुकुश ग्लेशियर पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो 30 से 50% खत्म हो जाएगा, और 2 डिग्री से ज्यादा आएगा तो 2020 की तुलना में 45% हिस्सा अपना खो देगा। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर 1.5 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए तो वैश्विक ग्लेशियर में कितना कमी देखने को मिलेगी, तो 26 से 41%, 26 से 41%, 26 से 41%। लास्ट वाला बाउंड्री देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ, तो 4 से 40 से 41 से अंदाजा करना, 26 से 41%, ठीक है। अच्छा, यहां पे कोई बात बोल रहा है, कह रहा है कि हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र का जो थर्ड पोल है, थर्ड पोल हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र का, अंटार्कटिका और आर्कटिक ये दोनों बर्फीले महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका, और अभी अंटार्कटिका के बारे में देखेंगे, अंटार्कटिका का एक हिमखंड, ठीक है, क्या हुआ है, अब बह के वो जॉर्जिया, साउथ जॉर्जिया के पास पहुंच रहा है, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में भी लिखा गया है। तो ग्लेशियर पे 3 टॉपिक्स यहाँ पे थे। तो कह रहा है कि थर्ड प्लॉट अंटार्कटिका और आर्टिका के बाहर सबसे अधिक बर्फ भंडार करता है, कौन, थर्ड पोल। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कोलंबिया में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है कोनेजेरस ग्लेशियर। क्या नाम है उसका, कोनेजेरस ग्लेशियर नाम है। कह रहा है ये ग्लेशियर तेजी से अब लुप्त हो रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है अब, ठीक है। तो कोनेजेरस ग्लेशियर जो हाल ही में चर्चा में था, कहां पे है, तो कोसे, कोनेजेरस, कोसे कोलंबिया, कोनेजेरस कोलंबिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अब हम लोग कंक्लूड करें 2 मिनट में, 1 मिनट में समझ जाए। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस क्या बताता है, ये हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र और विश्व की पर्वतीय क्षेत्रों की या ओवरऑल पर्वतीय ग्लेशियर का स्टडी करता है। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में अगर 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसकी चर्चा करता है। और हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में जो बर्फ के पिघलन का दर है वो 2001 से 10 का जो डेकेड था, जो दशक था, उसकी तुलना 2011 से 20 के डेकेड से यानी दशक से करता है, और बताता है कि जो ग्रोथ है वो 65% ज्यादा है पिछली दशक की तुलना में, ठीक है। उसके से ओवरऑल बात करता है, ओवरऑल पर्वतीय क्षेत्र की, कहता है भाई कि अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़ जाए तो 26 से 41% हिस्सा टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। अब आएंगे नेक्स्ट, वो है 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एक स्विस कंपनी है, उसका नाम है IQ एयर, एक स्विस कंपनी है IQ एयर नाम की। इस स्विस कंपनी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट कहती क्या है, ये रिपोर्ट कहती क्या, ध्यान देना। ये कह रहा है कि ये एक तो कह रहा है कि यहां पे देखो अपनी 7वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी किया, मतलब ये संस्करण कौन सी है, 7वीं है। एक यहाँ पे स्टडी कर रहा है, कह रहा है कि यह रिपोर्ट 138 देशों के लगभग 8,954 स्थानों से 40,000 से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का आंकड़ा जुटा है। मतलब इसमें आंकड़ा का जो सैंपल है वो छोटा मोटा नहीं गया है, 40,000 से अधिक वायु स्टेशनों की निगरानी की गई है, ठीक है। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहां से है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे पॉल्यूटेड सिटी का एक डाटा दिया है, प्रदूषित शहर का एक डाटा दिया है, ठीक है। डाटा क्या है, कह रहा है कि नवीनतम डाटा यह कहती है कि भारत का कुल 13 शहर विश्व के 20 प्रदूषित शहरों में शामिल है, और भारत का कुल 6 शहर विश्व के 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है। कितना, 10 प्रदूषित में। तो भारत का 13 शहर विश्व के कुल 20 प्रदूषित शहरों में शामिल है, 20 प्रदूषित शहरों में शामिल है, ठीक है। अब आ जाओ आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है। भारत विश्व का, इंडिया, ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो प्रदूषित देश में 5th रैंक पे है। तो सर्वाधिक प्रदूषित हमसे 4 भी कोई है आगे, तो अभी समझेंगे हमसे 4 कौन आ गया। तो पहले यही जो हमसे 4 आ गया उनका नाम आप देख लो यहाँ पे। तो सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है, जहां चाह वहां रहा, तो चाड है। चाड की चाहत क्या थी कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहे, तो चाड में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। फिर बांग्लादेश की बारी है, फिर पाकिस्तान की बारी है। बांग्लादेश में हम नहीं सुधरेगा, हम नहीं खेलेगा वो, तो चाड, फिर बांग्ला, फिर पाकिस्तान, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर भारत की बारी है। ध्यान देना, फिर भारत की बारी है। हमको क्या समझना होगा, भारत सबसे पॉल्यूटेड देशों की लिस्ट में किस रैंक पे है, तो भारत सबसे पॉल्यूटेड देशों की लिस्ट में 5th रैंक पे है। किस रैंक पे, 5th रैंक पे। ओवरऑल सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी, कंट्री कौन सी है, तो चाड है। कौन है, चाड। भारत से भी ज्यादा पॉल्यूटेड 4 देश कौन से हैं, चाड हमारा 2 बगलगिरी है, ठीक है, जो कभी हमसे अलग हुए थे, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये 4थे नंबर पे। हमने ये देख लिया। अब हम लोग देखेंगे भाई भारत की वो 13 पॉल्यूशित शहर कौन से हैं, या वो 6 जो 10 में है वो कौन से। सबसे पहले भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन सा, यही जानने की कोशिश करें। अब हमारे लिए जानने की
बड़ा उत्सुकता होगी कि सर 20 में कोई पाकिस्तान का है कि नहीं, तो पाक वाले भी 4 शहर जो है पाकिस्तान का है। चाइना का भी एक पोल्यूटेड शहर है टॉप 20 में, कजाकिस्तान का भी एक शहर है, और एशिया के ही मैक्सिमम शहर है आपके टॉप 20 पोल्यूटेड में। एशिया का के बाहर टॉप 20 में केवल एक ही सिटी है जो पोल्यूटेड है, यानी सर्वाधिक प्रभावित पोल्यूटेड में। ठीक है, अच्छा ये जो रिपोर्ट आई है ये PM 2.5 की सांद्रता की स्टडी करती है। ठीक है, और WHO का कहना है कि भैया आप लोग 5 μg पर मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब हो गया MQ, ये स्टैंडर्ड, इसके नीचे आपको लेके आना है, इसके नीचे लेके आना है, फिर आपको मान के चलो कि आपके यहाँ एयर क्वालिटी अच्छी है। कितना? 5 μg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान रखो। लेकिन भाई भारत का हालचाल क्या है? भारत का हालचाल क्या है? तो भारत में 50.6, ये डाटा कितनी है भारत का? 50.6, यानी भारत तो 10 गुना आ गया। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग 5वें नंबर पे हैं। भारत 10 गुना आ गया है, हम 5वें नंबर पे हैं। तो ये क्या करता है? ये इसी का आकलन करता है। तो यानी चार्ट में PM 2.5 का सांद्रण बहुत ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो 91.8 चार्ट में PM 2.5 का सांद्रण है। कभी चार्ट जाना मत, ठीक है, वरना चार्ट बन जाओगे, निकल जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, हमने ये समझ लिया भाई। अब कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार हम एक बार USA का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा ही केवल पोल्यूटेड से ही नहीं है। आप अमेरिका घूमने जाओ तो कह रहा है कि कैलिफोर्निया, कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी अमेरिका में सबसे उच्च प्रदूषण वाला शहर कैलिफोर्निया में स्थित है। अमेरिका की अगर बात करो तो अमेरिका में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो सिटी है वह कैलिफोर्निया, इसकी कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है वो पोल्यूटेड शहर। ठीक है, ये USA का स्टडी है। कह रहा है कि भैया हमने इसमें क्या किया है, ईरान का और अफगान का स्टडी किया नहीं है। ये लोग बंदूक लेके खड़ा हो गए थे कि एयर क्वालिटी चेक करने आओगे तो हम तुम्हारे खून की क्वालिटी चेक करेंगे। तो हमने क्या हुआ, इनकी एयर क्वालिटी नहीं चेक कर पाए, यानी इनका डाटा इसमें नहीं है। क्या पता इनकी स्थिति इनसे भी बेकार हो। ठीक है भाई, बाकी मैंने आपको बता दिया कि PM 2.5 के बेस्ड ये कैलकुलेशन किया जाता है। अब बात है कि सर ये तो बहुत खराब खराब बता दिया, अच्छा कहां पे है बताइए, जब पे घूमने का मन करे। अच्छा का मतलब क्या हो गया कि भाई 5 μg पर मीटर क्यूब से नीचे होगा। तो यहां पे 2 जगह आप मस्त जाओ, जी भर के सांस लो। नाम है, एक लोकेशन का नाम है माया ग्यूज, दूसरे लोकेशन का नाम है प्यूर्टो रिको। इन दोनों महासागरीय क्षेत्रों का, सॉरी महानगरीय क्षेत्रों का जो PM 2.5 का सांद्रण है वो 1.5 μg पर मीटर क्यूब है। 2.5 सांद्रण यानी हम लोग कह सकते हैं, सॉरी 2.5 का सांद्रण 1.1 है यहाँ पे। ठीक है, 1.1 है। तो कह सकता है यहाँ पे कि 1 μg पर मीटर क्यूब से यहाँ का सांद्रण कम है, तो नहीं, सबसे स्वच्छ भी है उसका 1.1 है। कितना है? 1.1 है। स्टेटमेंट में देगा तो वही आपको क्या करेगा, यहाँ पे 1 बोल देगा कि इसका सांद्रण 1 से भी कम है। ठीक है, इसका सांद्रण क्या है? 1 से भी कम है। तो 1 से कम नहीं है, 1.1 है। माया ग्यूज और प्यूर्टो रिको। अब यहाँ पे एक होमवर्क दूंगा जो कि मेरी आदत है, हैशटैग कमेंट। इसको आप गूगल करोगे तभी कमेंट कर पाओगे, बिना गूगल के आप कमेंट नहीं कर पाओगे, चैलेंज है। और गूगल करना नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, आगे पेपर में तो मैं तो कहूंगा मैंने बोला था करने के लिए। माया ग्यूज और प्यूर्टो रिको किस कंट्री में स्थित है? माया ग्यूज और प्यूर्टो रिको सिटी किस देश में स्थित है, कमेंट करके बताना है। अब यहां पे आपको टोटल 7 कंट्री का नाम दिख रहा होगा। कितना? टोटल 7 कंट्री, टोटल 7 देशों के नाम दिख रहा होगा। इसमें मैक्सिमम की ओशिनियाई कंट्री है। ओशिनियाई कंट्री, मैं आरओ की अभी जब हमारी मास्टर क्लास है तो उसमें कंट्री, ठीक है, जो महत्वपूर्ण देश है, तो महत्वपूर्ण देश में हम लोग क्या देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री का शामिल है, नॉर्डिक कंट्री कौन सी है, स्कैंडिनेवियाई कंट्री कौन सी है, ओशिनियाई कंट्री कौन सी है, अरब प्रायद्वीप में कौन सी कंट्री शामिल है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई कि साउथ अमेरिका में कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफ्रीका में कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो हमको लैंडलॉक्ड कंट्री देखना होता है। बाउंड्रीज हम लोग वहीं पे देखते हैं, ठीक है, कि 2 देशों के बीच में कोई रिवर डिवाइड कर रही है, ठीक है, कोई सी डिवाइड कर रहा है, या कोई डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है। मोस्टली सिर्फ पैरेलल लाइंस होती हैं जो डिवाइड करते हैं। तो हमको क्या है, हमारे पास कुल 7 देश हैं। ये 7 देश क्या हैं? ये 7 वो देश हैं जो WHO के मानक को पालन करते हैं। यहां पे कह रहा है कि ये 7 देश ऐसे हैं जहां पे जो WHO का मानक है 5 μg का, उससे कम PM 2.5 का सांद्रण है। तो वैश्विक स्तर पर केवल 7 देश, ऑस्ट्रेलिया, बहमास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड, ये 7 ऐसे कंट्री हैं जो न्यूजीलैंड जो क्या है,
इसके स्तर को यानी WHO के टारगेट्स को पा चुके हैं। ठीक है, WHO के टारगेट्स को पा चुके हैं। अब इसमें ओशनियाई कंट्री मेनली है। ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है कि बेसिकली थोड़ा यूएस में जो स्थिति या बेसिकली खराब हुई है, या अमेजन जो लैटिन अमेरिका में स्थिति खराब हुई है, उसके पीछे का रीजन कह रहा है कि नॉर्मली अमेजन वर्षावन में आग का लक्षण, आग लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जिंदगी में आग लग जाएगी, वायु गुणवत्ता खराब हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। क्षेत्र वाइज देखोगे कि तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, सबसे स्वच्छ एरिया कौन सी है, तो ओशेनिया। ओशेनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर, सॉरी दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र नामित किया गया है। ओशेनियाई कंट्री इसके पेपर में आता है और आया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं, जब हम लोग ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग अपने नोट्स में इसको देखे हुए हैं। देखिए यहां पे, ठीक है, हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ते जाएंगे, देखो मुझे वर्ड्स की रिवर्स यहाँ पे पढ़ाना है। देखो मैंने रिवर्स हेडिंग डाल के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी आने वाले 2-3 दिन जो बैच 1 है, बैच 1 में अभी आपको ज्योग्राफी की क्लासेस को पॉज किया जाएगा। उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, करेंट अफेयर को थोड़ा 2 घंटे 2.5 घंटे करेंट अफेयर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे 3 से 4 क्लास में करेंट अफेयर खत्म करना होगा, मतलब 3 क्लास में मैं मेजरली इसको इंक्लूड करते हुए खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये क्लास, इसके बाद से एक क्लास और लूंगा, इसके बाद से एक ही क्लास में पूरी संक्षिप्त की खत्म कर दूंगा। ठीक है, 4 घंटे 3 घंटे जितनी भी लंबी क्लास रहे, एक ही क्लास में पूरी संक्षिप्त की भी आपकी समाप्त कर दूंगा और इस 6 महीने के मैगजीन से आपकी विदाई लूंगा, नमस्कार करूंगा। ठीक है, हाँ, मेरा ये टारगेट था, धीरे धीरे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे ही हमने कंप्लीट किया है, बस इधर की 3 दिन में थोड़ा तेज से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो रिवर्स हमने देखना है, तो मैंने आपसे बोला कि रिवर्स। फिर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा, देखो हमको क्या क्या इसमें, देखो मैंने पहले लिख लिया है कि जो कंट्रीज, विश्व के प्रमुख देश, उनकी सीमाएं, स्थलबद्ध देश, राजधानियां, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ये सारी चीज मुझे पढ़ाना है। इसमें क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कौन सा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, ओशिनियाई कंट्री, स्कैंडिनेवियाई कंट्री, इजराइल, यूक्रेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, तुर्की, अजरबैजान, इनके लोकेशंस को देखना है। देखो एक एक चीज हमने मैप्स के थ्रू लेके आए हैं, तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से रेडी हूं। बस एक चीज रहेगी, मास्टर क्लास से जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज एक बार अपने दोस्तों में इस बैच के बारे में जरूर बताइए, ताकि और भी लोग इस बैच से जुड़ सके। क्विक रिवीजन सीरीज है, बहुत ही मजेदार सीरीज है, मजा आएगा आप लोग को क्लास करके। ठीक है, और पेपर में इसकी बेनिफिट समझ में आएंगे। दूसरी बात, जो दोस्त आरओ का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है, संपर्क करके मास्टर क्लास से जुड़ जाओ। वन ऑफ द बेस्ट क्लास है आरओ के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब फिर से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है ना, पेज नंबर कहाँ पे, 52 नंबर पेज पे ना, नोट्स में 52 पे आ जाए। चलिए ठीक है, देखो मैंने आपसे क्या 5.2 मैंने सही बोला था। देखो यहाँ पे मैंने जो आपसे बोला ना, कह रहा कि इसके जो भारत में PM 2.5 की जो सांद्रता में वृद्धि हुई है, उसका परिणाम क्या है कि 5.2 वर्षों तक जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। 5.2 वर्ष जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। तो मैंने जो स्टार्ट में बोला था आपसे, यानी सही बोला था, मैं गलत नहीं था। सबसे प्रदूषित शहर अगर देखोगे विश्व का, तो वो बर्नी हाट है, और बर्नी हाट नामक ये सबसे प्रदूषित जो शहर है वो मेघालय में स्थित है, भारत के मेघालय में। तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, बर्नी हाट। टॉप 20 में 13 भारत के, टॉप 10 में भारत का 6 है, टॉप 10 में भारत की 6 है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि बर्नी हाट का PM 2.5 कितना दर्ज किया गया, तो 128.2 दर्ज किया गया। कितना, इसकी सांद्रता कितनी है, 128.2। बर्नी हाट का जो सांद्रता है, ठीक है, 128.2 है बर्नी हाट की सांद्रता। ठीक है, कह रहा है कि मानक के अनुसार देखोगे WHO के मानक से 25 गुना अधिक PM 2.5 की सांद्रता है, किसमें, कहा कि बर्नी हाट की सांद्रता। ठीक है, एज अ कैपिटल, तो दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के तौर पे नामित की गई है। दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के तौर पे नामित की गई है। यहाँ पे सांद्रण कितना है, 91.8 है। PM 2.5 का सांद्रण 91.8 है। तो सबसे पॉल्यूटेड आपको शहर पूछे तो बर्नी हाट। बर्नी हाट में हमको PM 2.5 का सांद्रण भी याद करना चाहिए, 128.2। और सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल पूछे तो वो दिल्ली आपका। अब ये डाटा देखो आप लोग, तो कह रहे हैं कि बर्नी हाट आपका भारत का है, ठीक है, और दिल्ली फिर दूसरी होगी भारत की कैपिटल। चूंकि दिल्ली एज ए कैपिटल है भारत की, तो सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल भी क्या हो जाती है, भारत हो जाती है। अब इसके बाद से 3rd नंबर पे, ठीक है, कारागांडा है कजाकिस्तान का। कारागांडा कजाकिस्तान, ये सबसे पॉल्यूटेड में। अब देखो, अब हमको क्या पूछ सकता है, स्टेटमेंट देखो, अब फंसाने वाला स्टेटमेंट क्या क्या दे सकता है। अब आप बोलोगे सर पेपर में टफ क्वेश्चन आ गया। अब देखो टफ कैसे बन सकता है, मैं बार बार क्लास में रिवीजन क्यों कर रहा हूं, इस चीज का फोकस कर रहा हूं, ध्यान देना आपको। एक स्टेटमेंट देगा कि भारत के मतलब XYZ इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पॉइंट नंबर 1,
टॉप 20 में भारत के 13 पॉल्यूटेड सिटी शामिल है। स्टेटमेंट से हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। अब आपके दिमाग में क्या है, 20 में 13 हमारे हैं, 10 में 6 हमारे हैं, ठीक है। तो देखा कि प्रथम 3 स्थान पर प्रदूषित शहरों में भारतीय शहर है, लेकिन कारागंडा अफगानिस्तान का है, सॉरी कजाकिस्तान का है। तो टॉप 3 में तीनों भारत के नहीं है, बर्निहाट और दिल्ली 2 भारत का है, ठीक है। तो एक तो स्टेटमेंट ये दे सकता है आपको, टॉप 3 में कह देगा कि भाई तीनों भारतीय शहर है, नो, आंसर क्या जाएगा, नो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट क्या दे सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दे सकता है कि टॉप 5 में 4 भारतीय शहर और एक पाकिस्तानी शहर लाहौर शामिल है, ऐसे भी दे सकता है। तो 5वें नंबर पे लाहौर पाकिस्तान का, तो टॉप 5 में भारत के 3 हैं, एक कजाकिस्तान का है, एक पाकिस्तान का है। तो ऐसे भी टॉप 5 करके क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, ध्यान देना। अब आगे देखोगे, टॉप 10 में 2 पाकिस्तानी शहर शामिल हैं, ठीक है। टॉप 10 में 2 पाकिस्तानी शहर शामिल हैं, लाहौर और डेरा इस्माइल खान और लाहौर, ठीक है। ये 2 पाकिस्तानी शहर हैं। 6 हमारे हैं, जो 6 हमारे क्या है, बर्निहाट 1, दिल्ली 2, मुल्लापुर पंजाब का 3, फरीदाबाद 4, ठीक है, लोनी उत्तर प्रदेश 5 और नई दिल्ली 6 हो गया हमारा, नई दिल्ली 6, ठीक है, ध्यान देना। अब इंपॉर्टेंट बातें क्या है, ये समझो आप लोग। यूपी स्पेशल करंट अफेयर में शामिल हो जाएगा आपका लोनी, यूपी स्पेशल करंट अफेयर में आपका लोनी शामिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर क्या हो गया, लोनी हो गया। क्या हो गया, लोनी हो गया। और देश का 5th सबसे प्रदूषित शहर हो गया, देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर हो गया। और विश्व का 9वां सबसे प्रदूषित शहर हो गया। यूपी का पहला सबसे प्रदूषित शहर, भारत का 5वां सबसे प्रदूषित शहर और विश्व का 9वां सबसे प्रदूषित शहर। और इसका पीएम सांद्रण कितना है, 91.7। ये क्वेश्चन बन क्या सकता है। अब इसी चार्ट में एक और स्टडी करवाता हूं, 100 के ऊपर किसका सांद्रण है। तो कुल 6 ऐसे सिटीज हैं जिनका सांद्रण 100 के ऊपर है। कितना, 100 के ऊपर है। कितनी सिटीज हैं, 6। तो उसमें भारत की कितनी है, उसमें भारत की 4 है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भारत के कुल 4 शहरों का PM 2.5 सांद्रण 100 से ऊपर है। इतने स्टेटमेंट टफ बना के आ सकते हैं। अब इसके बाहर इस इंडेक्स से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, ठीक है। अब चूंकि टॉप जो हमारे 13 भारतीय शहर थे उसमें से तो 6 पहले ही लिख दिया है टॉप 10 में। ये 7वां हो गया, 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, ठीक है। गुड़गांव, अभी बताओ कौन कौन से यूपी के हैं। चलो ग्रेटर नोएडा तो आपको दिख रहा है यूपी का, नोएडा तो आपको यूपी का दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ इसमें और कौन सा यूपी का है। इससे क्या पता चलेगा कि टॉप 20 में कितने यूपी के प्रदूषित शहर शामिल हैं। एक तो हमने देख लिया, टॉप 10 में 1 हो गया, ठीक है, ठीक। अब मैं आपको देखना, गुड़गांव तो यूपी का नहीं है, आपको पता करना कि गंगानगर यूपी का है कि नहीं है, भिवंडी यूपी का है कि नहीं है, मुजफ्फरनगर यूपी का है कि नहीं है, हनुमानगढ़ यूपी का है कि नहीं है, ये आपको पता लगाना। ये भाई होमवर्क है, ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सिप्री की वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025, इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, सिप्री आपकी क्या बताती है, सिप्री आपकी बताती है कि भैया शस्त्र का कौन सा देश सर्वाधिक आयात कर रहा है, कौन सा देश सर्वाधिक निर्यात कर रहा है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में कौन ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हथियार की खरोद फरोख्ती क्या होगी, बढ़ेगी, मींस क्या है कि विश्व के विभिन्न एरियाज में क्या है कि अशांति का माहौल बढ़ चुका है। जैसे मान लो अभी क्या है कि वार का ड्यूरेशन चल रहा है भाई, इधर रसिया वर्सेस यूक्रेन स्टार्ट हो गया है, आरयू स्टार्ट हो गया है, रसिया यूक्रेन स्टार्ट हो गया है। इधर देखो इजराइल और मिडिल ईस्ट ऑलरेडी है, ईरान वगैरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। भारत में देखो इंडिया पाक चलता ही रहता है, अभी चला भी। हालांकि आप समझो बात क्या है, बात समझो यहां पे सिप्री की इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे तो सिप्री की रिपोर्ट कहती क्या है। देखो 4 साल में एक बार सिप्री की रिपोर्ट आती है, ठीक है। जैसे 2015 to 19 की एक बार स्टडी की थी, 2015 से 19 के डाटा का एक बार स्टडी था, फिर 2020 से 24 के बीच के स्टडी करके अभी डाटा आपके सामने आई है, ठीक है। तो एक बार क्या था, एक बार आपका जानना आप लोग, एक बार आपका
2015 से 19 की स्टडी की गई थी और एक बार आपका स्टडी की गई है 20 से 24। तो वो दिखाएगा कि जब 15 से 19 के बीच की जो स्थिति थी वो 20 से 24 के बीच की स्थिति से किस प्रकार क्या है, डिफरेंट है, यानी ग्रोथ हुआ या माइनस हुआ। तो सिपरी कहती है, सिपरी का रिपोर्ट कहता है कि 15 से 19 का जब हम तुलना करेंगे 20 से 24 से, तो हथियारों के हस्तांतरण में, हस्तांतरण का मतलब आयात और निर्यात को एक कर लो, मतलब मान लो कि भैया $500 का क्या हुआ हो 15 से 19 के बीच में आयात निर्यात हुआ हो, ठीक है। इसमें 300 निर्यात हो, 200 आयात हो, या जो भी हो, 300 आयात हो, 200 निर्यात हो, प्लस माइनस कर लेना है। अब मान लो इसमें क्या हुआ 480 हो गया, तो हम इससे तुलना करेंगे, ठीक है, कि कितना माइनस हुआ। तो ओवरऑल का मतलब समझो, तो कह रही है कि भाई अंतरराष्ट्रीय जो हस्तांतरण था उसमें 0.6% क्या हुई है, कमी आई है। तो पहली चीज हमेशा समझना, 20 से 24 के बीच में 0.6% की अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण में कमी आई है, जबकि 2 वार्स चल रहे थे ऑलरेडी। कितनी आई है, कमी आई है। अब समझो, अब बात आएगा भाई शस्त्र निर्यातक देश कौन होगा। क्या भारत सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक होगा? तो नहीं, हम आयातक होंगे। देखो इस बार की रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना पहली बार टॉप 10 शस्त्र आयातकों की लिस्ट से अपने को बाहर कर लिया, ठीक है। चाइना भी पहले बहुत बड़ा शस्त्र आयातक था, लेकिन अभी चाइना ने खुद को क्या किया, इस लिस्ट से बाहर कर लिया। अब देखो यहां पे एक बात क्या बोली गई है, यहां पे एक बात बोली गई है, ठीक है। अब आपको एक करेक्शन है जो खुद करना होगा, मैं आपको बताऊंगा यहां पे करेक्शन क्या करना है। देखना कि यूएसए द्वारा हथियारों के निर्यात में क्या हुआ, 21% की ग्रोथ की गई है। ओवरऑल हस्तांतरण में 0.6% की रिड्यूस है। लेकिन अगर हम लोग स्पेशली बात किसका करेंगे, स्पेशली बात अगर हम लोग यूएसए का करेंगे, तो यूएसए ने क्या किया है, 21% की ग्रोथ दर्ज की है 15 से 19 और 20 से 24 के बीच में तुलना करें, ठीक है। और रसिया दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र नॉर्मली निर्यातक माना जाता है, हालांकि इस लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक जो है वो फ्रांस है। कौन है, फ्रांस है। तो रसिया के शस्त्र निर्यात में क्या हुआ है, 65% रिड्यूस हुआ है, कमी हुई है। अब सोचो रसिया के शस्त्र निर्यात में 65% रिड्यूस होने के पीछे का रीजन क्या है, रसिया यूक्रेन वार, रसिया को खुद ही ज्यादा हथियार की जरूरत पड़ गई कि भैया उसको युद्ध लड़ने के लिए, तो रसिया को खुद ही ज्यादा हथियार के काम पड़ गया, तो रसिया एक तो निर्यात कम करेगा। दूसरा भाई पश्चिमी देश और अमेरिका ने क्या किया, पश्चिमी देश और अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया। अब ऐसे में अगर कोई रसिया से हथियार खरीदता तो मतलब वो पश्चिमी देश और यूएसए से दुश्मनी पालता। तो इसके लिए क्या हुआ, रसिया के शस्त्र निर्यात में 65% क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है। और यूएसए के शस्त्र निर्यात में इस फेज का 4 साल का तुलना करें तो 21% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, बात करेंगे यहां पे कि भाई एरिया बेस, अपने हम लोग देश बेस किया, अब यहां पे क्षेत्रवार अध्ययन कर रहे हैं। एशिया, जैसे ये कहेगा एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूएसए। तो कह रहा है कि अगर हम लोग आयातकों के बारे में देखें, एरिया बेस्ड, कंट्री बेस्ड नहीं, एरिया बेस्ड, तो अगर हम लोग एशिया और ओशिनिया इन 2 एरिया को एक मान ले, तो एशिया और ओशिनिया क्षेत्र मिलके 1/3 शस्त्र खरीदे हैं। 33% शस्त्र कौन खरीदा है, केवल एशिया और ओशिनिया ने मिलकर 33% शस्त्र का आयात किया है। सेकेंड नंबर पे शस्त्र आयात में कौन है, 33 मतलब हिस्सेदारी के साथ, तो यूरोप है। यूरोप कितना, 28%। यूरोप के 28% हिस्सेदारी में, आयात में, इसको रहने के पीछे का रीजन, यानी सेकेंड नंबर पे आने के पीछे का रीजन क्या है, रसिया यूक्रेन वार। और यूक्रेन चूंकि यूरोपियन कंट्री है तो इसके लिए सेकेंड नंबर पे यूरोप है 28% के साथ। मिडल ईस्ट 27% है। देखो मिडल ईस्ट में आप देखोगे सऊदी अरेबिया सर्वाधिक हथियार खरीदती है आपका, ठीक है। अमेरिका 6.2 और अफ्रीकी महाद्वीप में देखोगे आप तो 4.5% हथियार का आयात किया गया है। तो सर्वाधिक कौन हो गया, एशिया और ओशिनिया। सेकेंड नंबर पे यूरोप, थर्ड नंबर पे मिडिल ईस्ट। अब आते हम लोग सर्वाधिक शस्त्र आयातकों की भी लिस्ट हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है। देखो सर्वाधिक शस्त्र आयातक जो है वो यूक्रेन है, ठीक है। जहां युद्ध होगा वही सर्वाधिक शस्त्र आयातक रहेगा, ना तो नॉर्मली भारत रहता था। इस बार क्योंकि यूक्रेन में लड़ाई चल रही थी तो यूक्रेन सबसे बड़ा शस्त्र आयातक बन गया। अब देखना यूक्रेन को ने टोटल जो शस्त्र आयात किए गए, खरीदे गए हैं इस बीच में, तो वर्ल्ड के टोटल शस्त्र आयात में 8.8%, ठीक है, 8.8% जो आयात है वो अकेले यूक्रेन ने किया है।
और यूक्रेन को भी सर्वाधिक जो शस्त्र बेचा गया है, यानी आपूर्तिकर्ता किया है, जिसने सर्वाधिक बेचा है, तो यूक्रेन को सर्वाधिक शस्त्र आपूर्तिकर्ता, याद करो वो ट्रंप का ओवल हाउस में वो एक डिबेट यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, वो क्या कहते हैं, अगर हमने अपना हथियार नहीं दिया होता तो आप 15 दिन भी नहीं टिक सकते थे, ठीक है, आप 2 साल से लड़ रहे हैं। मींस क्या है, यूएसए ने इनको सर्वाधिक हथियार दिया है। यूएसए ने 45% जो वेपन्स है जो आयात किया है यूक्रेन ने, वो किससे किया, यूएसए से, उसके बाद से जर्मनी से, उसके बाद से जर्मनी से, और जर्मनी के बाद से पोलैंड से। ये तीनों कंट्रीज आपको ध्यान देना, ये नाटो कंट्री हैं, नाटो कंट्री हैं, सिंपल सी बात है। अब देखना हम लोग आगे की बात करेंगे। इसी के लिए आगे आगे देखो क्या कह रहा है, आगे बात भी नाटो कंट्री का कर रहा है, कह रहा है कि नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों द्वारा किए गए हथियार के आयात में यूएसए का हिस्सा 64% है। मतलब टोटल नाटो कंट्री ने जितना शस्त्र आयात किया है, नाटो कंट्री ने जितना शस्त्र आयात किया है, मतलब ठीक है, आयात लिखा है, हाँ ठीक, उसमें क्या रहा है, हथियारों के आयात में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा कितना है, और 64% था, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, एक पूरा का पूरा क्या करते हैं, यहां से चार्ट का स्टडी करते हैं। देखो अगर हम लोग देश वाइज, कंट्री वाइज क्या करें कि स्टडी करें कि कौन सर्वाधिक आयातक है, तो यूक्रेन सर्वाधिक, फिर भारत, तीसरे नंबर पे कतर, चौथे पे सऊदी अरेबिया, चौथे पे सऊदी अरेबिया। शायद बाद में डाटा बदले, अब मतलब बाद में, मतलब आज नहीं, जब 24 से 28 का स्टडी किया जाएगा, मतलब 25 से 25, 26, 27, 28 का जब स्टडी किया जाएगा। क्यों, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी डील अभी की है, किसके साथ, यूएसए के साथ, तो ये फैक्ट बदल जाएगा। खैर हमको 4 साल तक तो तैयारी करोगे नहीं, सिंपल से बात है, रिजल्ट लेना है। तो यूक्रेन, भारत, कतर और सऊदी अरेबिया। 5वें नंबर पे पाकिस्तान है, 5वें नंबर पे शस्त्र खरीदने में कौन है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान, अब भारत क्या करता है, भारत ने वर्ल्ड का 8.3%, हमने कोई युद्ध बड़ा नहीं लड़ा है, फिर भी हम 8.3% जो विश्व का हथियार है वो हम खरीदे हैं, और हमारा लगभग आधा, हम लोग कह सकते हैं हमारा, ठीक है, पाकिस्तान खरीदा 4.6%, ठीक है। तो सर्वाधिक शस्त्र आयातक कौन है, ये देख लो, सर्वाधिक शस्त्र निर्यातक में। अब एक चीज समझो, शस्त्र निर्यात में 21% की ग्रोथ दर्ज किया है किसने, अमेरिका ने, और रसिया ने क्या किया है, 65% की कमी दर्ज की है। ये चीज तो हमें पढ़ा है, लेकिन यहां पे वैश्विक निर्यात में परसेंटेज अमेरिका का कितना लिखा है, 4.3, जो कि आप सबको पता है ये गलत है फैक्ट, 4.3 नहीं होगा। 9.6 पे फ्रांस है, तो 4.3 अमेरिका कैसे होगा, ज्यादा ही होगा। अब यही हैशटैग कमेंट है, हैशटैग कमेंट यही है, आपको यही सुधार करना है। अब क्या करना है, आप डालना सिप्री रिपोर्ट 2020 to 24, ठीक है। अब आ जाएगा सर्वाधिक शस्त्र निर्यातक, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको यहां से समझ में आ जाएगा अमेरिका का कितना है, वो लिखा होगा, हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना। ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए भाई, ठीक है। यहां पे मैंने एक फैक्ट आपको जो मैं बताया, तो देखिए यहां पे लिखा है कि चाइना जो बाहर आया है, ठीक है, देखो यहां पे लिखा है, कह रहा है कि 1990 to 1994 के बाद, 1990 से 94 के बाद पहली बार शीर्ष 10 हथियारों की सूची से कौन बाहर हो गया, चीन। तो 1990 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना क्या हुआ है, अपने आप को बाहर कर लिया है, किसे, टॉप 10 शीर्ष आयातकों की सूची से। यह बताता है कि अब रक्षा के मामले में चाइना अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने लगा है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान की भी स्टडी कर लो, तो टोटल आपूर्तिकर्ता में, मतलब खरीदने में पाकिस्तान का रैंक कितना है, 5th रैंक है, ठीक है। कौन सा कितना रैंक है, 5th रैंक है। कह रहा है कि पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में 61% की वृद्धि दर्ज की है। इस 4 साल के बीच में 61% हथियारों में के आयात में क्या हुआ, वृद्धि दर्ज की, किसने, पाकिस्तान ने, और भारत ने 9.3% की कमी दर्ज की है। अब समझो, हमने इन 4 सालों में 9.3% क्या किया है, कमी दर्ज की है। पिछली बार अगर हम लोग 100 हथियार खरीदते थे, ठीक है, तो इस बार कितना खरीदे हैं, बस हमने इस बार खरीदा है बस भैया 90.7। हमने क्या किया, 9.3% हथियार की क्या की, कमी दर्ज की पिछली बार की तुलना में, और इन्होंने 61% की वृद्धि दर्ज कर ली है, 61% की वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। तो ये बताता है भैया ये खरीदने पे निर्भर है,
हम बनाने पे, हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो खैर भारत आयातकों के द्वितीय लिस्ट पे है। भारत को इस शीर्ष आयातकों की लिस्ट से बाहर होने में टाइम तो लगेगा, नो डाउट, बट मुझे पता है कि जल्दी हम लोग अपने आप को, ठीक है, आने वाले 3-4 से रिपोर्ट के बाद जैसा भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम बाहर हो जाएंगे, हम लोग को खुद को बाहर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान, जैसे भारत सर्वाधिक हथियार किसे खरीदता है? रसिया से खरीदता है। देखो, हमने भारत जितना खरीदा भी इस बीच में, तो उसका 35% हथियार हमने किससे खरीदा? उसका 35% हथियार हमने चाइना से खरीदा है। उसका 35% हथियार हमने चाइना से खरीदा है। ठीक है, ठीक ना? अब देखते हैं हम लोग, कोई नहीं, मेरे मोबाइल में लगा देंगे ना, तुरंत कनेक्ट कर लेगा सर। एक सेकंड। अब आज का मतलब सबसे कठिन टॉपिक है, हम लास्ट टॉपिक नहीं है, कठिन टॉपिक है आज का सबसे। ठीक है, आइए देखते हैं भाई आज के सबसे कठिन टॉपिक को। उम्मीद करूंगा मैं आपको ये बढ़िया से समझा ले जाऊंगा। ठीक है, आप उम्मीद क्या, विश्वास रखिए, समझा ले जाऊंगा। देखिए है क्या कि यहां पे आपको हेडिंग, पहली तो हेडिंग ध्यान दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A साउथ जॉर्जिया के पास फंसा, यानी ये कहीं से बह के गया, कहां पे? साउथ जॉर्जिया के पास चला गया है। अब ध्यान देना, एक तो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? ये पूछ सकता है कि भाई A23A हाल ही में चर्चा में रहा शब्द, A23A सुर्खियों में रहा शब्द A23A क्या है? तो यह क्या है? ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। एक आपसे क्या पूछ सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम बताओ। इन दो में से कोई एक चीज पूछ सकता है, और ये फंसा कहां पे है? साउथ जॉर्जिया के पास। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जो बात लिखी गई है वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको इन डिटेल और भी चीजों को समझा दूंगा। ठीक है, आइए पहले मैं क्या करता हूं, एक मैप यहां से, ठीक है, ये मैंने विकिपीडिया से मैप डाउनलोड किया। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, ये देखो, आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा वेडल सी। ठीक है, ज्यादा ये वेडल सी, इस लोकेशन को आप लोग बहुत ध्यान से देखना, पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है स्पेशली वेडल सी के ऊपर ही। ठीक है, ध्यान रखना, और ये आप याद रखना। ठीक है, रोन आई सेल्फ, इसका नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो, ये जो आप हिमखंड की बात कर रहे हो, ये यहीं से अलग हुआ, और ये कहां गया? पहले ये वेडल सी के पास फंस गया था। ध्यान रखना, ये आपको रोन आई सेल्फ जो दिख रहा है, ठीक है, बेसिकली फिल्चनर आई सेल्फ भी बोलते हैं। तो यहां से ये टूट के निकला कब? 1998 में, 1986 में, 1986 में यहां से क्या हुआ? ये हिमखंड टूट के निकलता है। ठीक है, और ये वेडल सी में जाके क्या होता है? वेडल सी में जाके फंस जाता है। ठीक है, कब? 2020 में ये वेडल सी में जाके फंस जाता है। बट अभी इसको देखा गया, जब अभी इसको देखा गया तो ये नॉर्थ की तरफ क्या किया? यहां से ये हिमखंड मूव करता गया, ये हिमखंड नॉर्थ की तरफ मूव करता गया। ठीक है, और ये क्या है? साउथ जॉर्जिया, यहां पे आपको एक आइसलैंड है। ठीक है, ध्यान देना, साउथ जॉर्जिया, साउथ जॉर्जिया। ठीक है, यूके का इस पे कंट्रोल है। ठीक, अभी ये साउथ जॉर्जिया के 75 किलोमीटर, लगभग 75 किलोमीटर एग्जैक्ट लोकेशन दिख रहा है आपका कि साउथ जॉर्जिया से 73 किलोमीटर की दूरी पर अटक गया है। मतलब ये जो हिमखंड था, ये साउथ जॉर्जिया से 73 किलोमीटर की दूरी पे आके रुक गया है। ठीक है, ध्यान देना। तो आपको वेडल सी, आपसे पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, आप एकदम दिमाग में रखना वेडल सी। यही से अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में हमको पता है एक 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 पास है, एक पैसेज है, आप उसका नाम बता सकते हो। ठीक है, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो? बता सकते हो। ठीक, इतना एरिया आपको दिमाग में रखना है। यहां पे आप यहीं से चाहो तो कुछ और भी सीज जो है ना, ठीक, आप उन चीज को भी आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, उन चीज को भी आप तैयार कर सकते हो, ध्यान देना। ठीक है, ये आपका जो रॉस आई सेल्फ है, ठीक, इसको दिमाग में रख जाओ। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रॉस सी कहां पे स्थित है। ठीक है, रेडी रहना आप लोग। ये देखो यहां पे, ठीक, हमको बेसिकली इस एरिया से मतलब था, जो ऊपर को आपको एरिया दिखा दिया गया। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। अब आपको समझना आसान हो जाएगा। मैं इस पोर्शन को डिलीट करूंगा। ठीक है, इस पोर्शन को डिलीट करूंगा। अब ध्यान दो, क्या कह रहा है? जो आपने मैप में देखा वही कह रहा है। कह रहा है कि A23A दुनिया का जो सबसे बड़ा हिमखंड है, जो रोड आइलैंड के आकार का और लगभग 1 ट्रिलियन टन वजनी है,
1986 में अंटार्कटिका के फिल्चनर आइसलैंड से टूटा था। कब? 1986 में। तो भाई ये 1986 में क्या हुआ? एक फिल्चनर आइस शेल्फ से टूटा, आइस शेल्फ से टूटा और ये नॉर्थ की तरफ इसका क्या हुआ? प्रवाह होता गया। नॉर्थ की तरफ इसका प्रवाह होता गया तो ये क्या है? आगे चल के वेडल सी में, वेडल सागर में फंस गया। वेडल सागर में क्या हुआ? फंस गया। ठीक है, आगे चल के ये प्रवाह हुआ इसका, तो ये क्या हुआ? ये यहां से वेडल सागर में आके फंस जाता है। वेडल सागर में आके फंस जाता है। ठीक है, ठीक। और लगभग 30 साल तक यहां पे फंसा रहता है। 30 साल तक यहां पे फंसा रहता है। अब वेडल से इसका उत्तरी प्रवाह होना स्टार्ट होता है। ठीक है, वेडल से मुक्त होकर अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पास उत्तर की ओर बढ़ने लगा। कुछ महीनों तक ये टेलर कॉलम वर्टेक्स में फंसा रहा। देखना, कुछ समय क्या रहा? कुछ समय तक ये टेलर कॉलम वर्टेक्स में फंसा रहा। तो वेडल सागर से निकला तो टेलर कॉलम, ठीक है, वर्टेक्स में फंसा रहा। और यहां से अब ये निकल चुका है, ये यहां से भी निकल चुका है और यहां से निकल के अब कहां फंस गया है? फिर यहां से आगे बढ़ के अब साउथ जॉर्जिया पहुंच चुका है। कहां पे? साउथ जॉर्जिया में। तो कहां से? साउथ जॉर्जिया। अब इनको क्या कर सकता है? आपको वो चाहेगा तो आपसे इसी एरिया को कह देगा नॉर्थ से साउथ लगा दो, इसी एरिया को नॉर्थ से साउथ लगा दो। तो हिमखंड का चूंकि उत्तरी प्रचार हो रहा है तो समझना सबसे साउथ वेडल सागर, फिर ये, फिर वो। ठीक है, आराम से आप इसको अरेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आराम से अरेंज कर सकते हो। ठीक, इससे अच्छा ये कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं थी कि हम लोग बहुत ट्रॉमा में चले जाएं। इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? इसका प्रभाव क्या हो सकता है? थोड़ा सा यहां पे इसकी बात की जानकारी लिखी गई है। क्या यह हिमखंड वन्य जीवों के लिए भोजन मार्ग बाधित कर सकता है, लेकिन इसके पिघलने से महासागर में पोषक तत्व घुलकर समुद्री उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखा गया है? यहां पे इस A23A का प्रभाव लिखा गया है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पे प्रभाव लिखा गया है। अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। ध्यान देना, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, इसको देखते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक क्या है? कि भाई जो मौसम की चरम स्थितियां है, मौसम की चरम स्थिति क्या है? मौसम की चरम स्थिति संबंध है तूफान, बाढ़, हीट वेव, सूखा। ठीक है, इससे क्या मानवीय और आर्थिक नुकसान होता है, इसकी स्टडी करेगा कौन? आपका जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इसी बात की स्टडी की जाएगी। ठीक है, और देखा जाएगा कि भाई कौन सा एरिया ज्यादा प्रभावित है इससे। ठीक है, कहां पे चरम मौसमी घटनाएं ज्यादा दिखाई पड़ी। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहे भैया कि आप इसको समझो, यहां पे 171 देशों की स्टडी करता है। 2022 में सर्वाधिक प्रभावित सिर्फ देश में शामिल किया गया पाकिस्तान, बेलीज और इटली को। ध्यान रखना, 2022 में सर्वाधिक प्रभावित यानी क्लाइमेट से प्रभावित, ठीक है, जो प्रभावित शीर्ष देशों में पाकिस्तान, बेलीज और इटली को शामिल किया गया। कह रहा है 1993 से 2022 की अगर इतने लंबे ड्यूरेशन की स्टडी किया जाए, 22 साल इधर 7 साल उधर, मतलब लगभग 29-30 साल, तो कि पिछले 30 साल की अवधि में अत्यंत असामान्य चरम घटनाएं, देना अत्यंत मतलब एक्सट्रीम, असामान्य चरम घटनाओं की बात कर रहा है। असामान्य, जो सामान्य घटनाएं नहीं थी, इनकी प्रभाविता बहुत ज्यादा रही होगी, इनका मानवीय और आर्थिक प्रभाव ज्यादा रहा होगा। ऐसी घटनाएं से प्रभावित जो देश थे, देखो उन देशों का नाम भी असामान्य है। आप लोग सामान्यतया उनका नाम नहीं सुनते हो। डोमिनिका, होंडुरास, वानुअतु, एक ही नाम उसमें हमारे जो आप सुनते होगे। तो अत्यंत सामान्य चरम घटनाओं से प्रभावित देश जो हैं उनका नाम क्या है? डोमिनिका, होंडुरास, म्यांमार और वानुअतु। DHMV, वानुअतु। इसमें एक म्यांमार ही आप आराम से सुन, इनका नाम भी असामान्य है, नाम भी असामान्य है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि बार बार होने वाली चरम घटनाओं से प्रभावित देश, देखना अत्यंत असामान्य पूछेगा, अत्यंत असामान्य चरम घटनाओं से प्रभावित देश, तो असामान्य नाम आ जाएगा। डोमिनिका, होंडुरास, म्यांमार और वानुअतु। अगर बोलेगा कि जहां पे कहां पे बार बार चरम घटनाएं आ रही हैं, मतलब बाढ़, सूखा, ठीक है, और इन सब सुनामी, ये बार कहां पे आ रही हैं, तो डोमिनिका, ये आ रहा आपका चीन, भारत और फिलीपींस। तो बार बार चरम घटनाओं से प्रभावित जो कंट्री है वो क्या है? चीन, भारत, फिलीपींस है। चीन, भारत, फिलीपींस। ठीक है, और असामान्य चरम घटनाओं से प्रभावित हो गया DHMV। ठीक है, अब ध्यान देना, कह रहा है कि अगर ये इंडेक्स की बात करें, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, तो भारत क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 6ठे स्थान पे है।
भारत क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में किस स्थान पे है? 6ठे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपका डोमिनिका है ना, डोमिनिका है। सेकंड पे क्या आपका? चाइना है। थर्ड पे क्या है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? आपका होंडुरास है। चौथे पे म्यांमार है। थर्ड पे होंडुरास है, फोर्थ पे आपका म्यांमार है, ठीक है, डोमिनिका, चाइना, होंडुरास, ठीक है, म्यांमार, और आपका 5वें नंबर पे इटली है, 5वें पे इटली है, और 6ठे नंबर पे आपका क्या है? भारत है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 171 देशों में, ठीक है, भारत की रैंक कितनी है? 6ठी, यानी सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल है भारत। 6ठा सबसे प्रभावित देश है जो क्लाइमेट रिस्क से जूझ रहा है, ठीक है, जानना क्लाइमेट रिस्क से क्या है? जूझ रहा है भारत। अब देखो, अब इसमें आगे क्या बात बोली गई है, इसको देखो। यहां पे कह रहा कि अगर हम लोग प्रभाविता की बात करें कि भाई इस भारत में क्या रिस्क देखने को मिला, तो कह रहा है इस 30 सालों का अगर स्टडी करोगे 1993 से लेकर 2022 के बीच में, तो भारत में 400 से अधिक चरम मौसम घटनाएं हुई है। कितना? चरम मौसम घटनाएं 400 हुई हैं। और भारत को कह रहा है कि जिससे 118 बिलियन डॉलर आर्थिक नुकसान कितना हुआ भारत को इस 30 सालों में? 180 बिलियन डॉलर का अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। और डेथ कितनी हुई? तो 80,000 के करीब में मौतें हुई हैं। तो पिछले 30 सालों में हम लोग इससे 30 का भाग दे दे तो भैया सिंपल सी बात है 8,000 भागे 3, यानी हम लोग लगभग 2700-2800 लोग इस चरम मौसमी घटनाओं में हर साल एवरेज भारत में क्या हो रही है? ऐसी कैजुअलिटी, इतनी कैजुअलिटी चरम मौसमी घटनाओं से हो जा रही है। नुकसान कितना हुआ है? 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है भारत को, ठीक है। तो ये आर्थिक नुकसान और ये मानवीय नुकसान हो गया, ठीक है। विश्व से कह रहा है कि अगर हम लोग इस नुकसान की तुलना करें तो मौत, टोटल हुई मौत का 10% अकेले मौत क्या हुई है? भारत में हुई है। 10% मौत अकेले कहां हुई है? भारत में हुई है। और अगर हम लोग आर्थिक नुकसान देखें तो 4.3% जो आर्थिक नुकसान है उसमें हिस्सेदारी किसका है? भारत का। यहाँ पे भारत की हिस्सेदारी लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? भारत की हिस्सेदारी कितनी है ये बताई गई है, हिस्सेदारी भारत की। तो मौत में 10% की हिस्सेदारी है और आर्थिक नुकसान में 4.3% की हिस्सेदारी है, ठीक है। ठीक, ये सारी चीज हो गई। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा। मोदी जी अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पहले मोदी जी फ्रांस गए थे, तो हमको लगता है सबसे पहले हम लोग फ्रांस की इनकी यात्रा देख लेते हैं, मोदी जी की फ्रांस यात्रा, फिर अमेरिका जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये क्रम भी आपके दिमाग में रहेगा। फ्रांस से अमेरिका गए थे, हम लोग मोदी जी की फ्रांस यात्रा पहले देखेंगे, ठीक है। देखो तो क्या भैया 10-12 फरवरी को मोदी जी कहां गए? फ्रांस गए। फ्रांस के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? ठीक है, तो अभी थप्पड़ विवाद में वो शामिल है। सुना है कि उनकी पत्नी ने उनको पीट दिया, राष्ट्रपति मैक्रोन को, ठीक है, ध्यान। ये 6ठी बार है कि मोदी जी कहां की यात्रा कर रहे हैं? ये 6ठी बार है कि मोदी जी फ्रांस की यात्रा कर रहे हैं। और 5वीं बार कब यात्रा किए थे? तो भाई आज 2023 में जो फ्रांस का बेस्टिल दिवस था, बेस्टिल दिवस समारोह था, उसमें चीफ गेस्ट थे कौन? मोदी जी। मोदी जी चीफ गेस्ट थे। तो 2023 में इसके पहले गए थे और अभी कब गए हैं? 2025 हो गया। तो लगभग 2 साल का गैप हो गया, हम लोग कह सकते हैं। लगभग 2 साल के अंतराल पे मोदी जी वहां पे पहुंचे हैं। अब समझो आगे क्या है। मोदी जी, अब बात आती है कि मोदी जी यहां पे 2 काम से गए थे। मोदी यहां पे 2 काम से गए थे। एक तो AI एक्शन समिट होने वाली थी यहां पे, और दूसरा भाई बायलैटरल हमारा समझौता होना था। तो मोदी जी AI एक्शन समिट में भी यहां पे पार्टिसिपेट करने वाले थे। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य शिखर सम्मेलन, AI एक्शन समिट का 3रा संस्करण आयोजित होने वाला था। और इसका किसकी अध्यक्षता में? तो फ्रांस की अध्यक्षता में। और इसके सह अध्यक्ष के रूप में कौन पार्टिसिपेट किया? तो भारत ने। भारत क्या करेगा? सह अध्यक्ष, यानी ये अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, और ये क्या है? सह अध्यक्ष है, भारत। अब देखो होता क्या है, होता क्या पहले समझो। इस फोरम के AI समिट की हिस्सेदारी के बाद, पहले AI समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद से मोदी जी कहा जाते हैं, मोदी जी बायलैटरल समझौता करेंगे। किसके साथ? बायलैटरल समझौता करेंगे फ्रांस के साथ। तो जब फ्रांस के साथ मोदी जी की बायलैटरल समझौता होगी तो 14वें इंडिया फ्रांस CEO फोरम को मोदी जी संबोधित करेंगे। 14वें इंडिया फ्रांस जो CEO फोरम था, मोदी जी उसको संबोधित करेंगे। बेसिकली इकोनॉमिक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो भारत और फ्रांस के बीच में जब बायलैटरल वार्ता हो रही थी, द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी, तो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, वो कहेंगे मोदी जी मैं आपको एक जगह घुमाना चाहता हूं।
मोदी बोलेंगे कहां पे, तो बोलेंगे भाई एक लोकेशन हमारा है जिस लोकेशन का नाम है मार्शिले। क्या नाम है उसका, मार्शिले। ये मार्शिले जो पोर्ट है, याद करना मेरे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन देगा तो आपसे पूछेगा कि मार्शिले पोर्ट कहां पे स्थित है, मार्शिले बंदरगाह कहां पे स्थित है, बहुत सिंपल आएगा तो ये आएगा। नहीं तो मार्शिले बंदरगाह को क्या कहा जाता है, बंदरगाहों के शहर, सिटी ऑफ पोर्ट के नाम से जाना जाता है, बंदरगाहों के शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मार्सिले। और इस मार्सिले से भारत का हिस्टोरिक संबंध भी है। वीर सावरकर को यहां पे रखा गया था और यहीं से वीर सावरकर जी क्या हुए, फरार हो गए थे। मार्सिले में वीर सावरकर जी को बेसिकली वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया था, क्योंकि वीर सावरकर जी को यहीं बंदी बनाया गया था और वो लोगों को चकमा देके, ब्रिटिशर्स को चकमा देके यहां से सफलतापूर्वक निकल गए थे। तो मार्सिले हमारे लिए हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट सकता है, वीर सावरकर जी का संबंध मार्सिले से है, ठीक है। और मार्सिले में ही क्या हुआ, मार्सिले हम लोग पहुंचे, यहाँ पे भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास कहां स्थित किया गया, यार दे देगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट नंबर वन, मार्सिले बंदरगाह, ठीक है, जिसे बंदरगाहों के शहर के रूप में जाना जाता है, वह इटली में स्थित है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, यहां पर, ठीक है, या यहां पर, हाँ यहां पर भारत का पहला या इस देश का, ठीक है, भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया या फ्रांस का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया। तो एक तो मार्सिले में फ्रांस का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया, यह बात समझ में रखना। स्वतंत्रता सेनानी जो वीर सावरकर जी हैं, उनका भी संबंध कहां से है, मार्सिले से है, तो यह भी दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, वीर सावरकर जी को क्या करेंगे हम लोग, श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो हमारे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ये रीड कर लेना, वीर सावरकर जी को क्या होगा, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब ये सारा काम करने के बाद हम बायलैटरल समझौता करना स्टार्ट करेंगे, किसके साथ, बायलैटरल समझौता स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रांस के साथ। अब देखो होता क्या बायलैटरल समझौते में, वर्ल्ड वार 2 भी भारतीयों ने लड़ा था और भारतीयों की डेथ हुई थी। वर्ल्ड वार 2 में कई भारतीय सैनिक ने अपने प्राण गंवाए थे। तो कह रहा कि एक लोकेशन है फ्रांस में, उसका नाम है मजार ग्यूज समाधि स्थल, मजार ग्यूज समाधि स्थल, ठीक है। ये ज्यादा मैं समझ पा रहा हूं, ये आपकी मार्सिले में स्थित है मजार ग्यूज समाधि स्थल। तो मोदी जी को वहां पे लेके जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित कराएंगे, कौन, मैक्रोन। तो मोदी जी मजार ग्यूज श्रद्धांजलि जो समाधि स्थल है वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद से अब बात शुरू होगा बायलैटरल। तो देखो बायलैटरल क्या है, फ्यूजन एनर्जी जो प्रौद्योगिकी है, फ्यूजन एनर्जी टेक्नोलॉजी के कैडारेचे स्थित, कैडारेचे यानी एक लोकेशन है इसका, इसका कई जगह पे मतलब ये है। तो कैडारेचे स्थित विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान ITER का दौरा किया गया। तो मोदी जी ने क्या किया, ITER का दौरा किया। ITER मतलब अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर, ठीक है, प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना। ITER का मतलब इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर ठीक है, प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना, ITER का दौरा किया। ITER ये कहां पे स्थित है, तो कैडारेचे में, ठीक है, कैडारेचे में जो ITER है उसका मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने दौरा किया, ठीक है। अब चूंकि भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस ने 2024 को लेके क्या है, एक पार्टनरशिप तैयार किया है, 2024 रोड मैप फॉर इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो भाई ये जो 2024 तक रोड मैप फॉर इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड किया गया है, इसका कुछ ग्रोथ हो रहा है क्या, इस पे इसकी समीक्षा की गई, ठीक है, कि भाई इसमें हमको थोड़ा सा ये ध्यान देने का काम है तो जल्दी हो जाएगा, ये ध्यान देने का काम है, तो प्रगति की समीक्षा की गई, ठीक है। एक काम ये हुआ, प्रगति की समीक्षा की गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मोदी जी क्या किए, ITER का दौरा किए, दूसरा क्या किया, 2024 जो फ्रांस स्ट्रेटेजिक भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका समझौता किए। इसके अलावा बात तो राफेल पे भी हुई कि भाई राफेल की और भी खेप हमको मंगानी है, तो वो कब मंगानी, कैसे हो, थोड़ा इस पे भी बातचीत हुई। अब बड़ा ही ये गोपनीय मुद्दा है, कितना पे बात हुई, क्या हुआ, अब ये नहीं, बस राफेल पे बात हुई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों को भारत में निर्माण किए जाने के ऊपर समीक्षा की गई, इस प्रोजेक्ट की भी। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के निर्माण पर भी वार्ता की गई, ठीक है। अच्छा अब देखो, भारत और फ्रांस के बीच में, जानना, भारत और फ्रांस के बीच में जो पहला कल्चरल समझौता हुआ था वो 1966 में हुआ था। कब, भारत और फ्रांस के बीच में पहला
जो कल्चरल पार्टनरशिप हुआ, सांस्कृतिक समझौता हुआ, वो 1966 में हुआ। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका 2025, यानी लगभग 60 ईयर हो गया इस कल्चरल समझौते को लिए, लगभग 60 ईयर हो गया। ठीक है, तो 60 वर्ष के उपलक्ष्य में क्या किया, फ्रांस ने बोला कि हम 2026 को क्या कर सकते हैं, ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, ईयर ऑफ इनोवेशन। तो भारत फ्रांस के साथ मिलकर वर्ष 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पे क्या करने वाला है, सेलिब्रेट करने वाला है, ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पे सेलिब्रेट करने वाला है। अब मैंने आपसे बताया कि भाई द्विपक्षीय समझौते के पहले हमने क्या किया है, एआई एक्शन समिट में पार्टिसिपेट किया है और एक को अध्यक्ष के रूप में हमने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक, अब देखो ये तीसरा संस्करण था। इसके पहले जो इसका पहला संस्करण था वो ब्रिटेन के एक ब्लेचली पार्क है वहां पे हुआ था, और सियोल में दूसरा संस्करण हुआ था। ब्लेचली में पहला संस्करण हुआ था इसका, और सियोल में इसका दूसरा संस्करण हुआ था। तीसरा संस्करण अभी हमने देखा कि इसका फ्रांस में हुआ। ठीक है, हमारे लिए अब कह रहा है कि इसमें कौन वो मुख्य लीडर उपस्थित, तो 80 देश के नेता हुए, लेकिन इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस भी थे। यहां पे एक सामूहिक वार्ता जब किया गया, मतलब घोषणा किया गया, तो जेडी वेंस उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो जेडी वेंस उपस्थित थे, एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं अलर कारिस वो थे, कनाडा के तत्कालीन प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो थे, भारत का थोड़ा अगेंस्ट था तो ट्रूडो थे, और यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे। ठीक, ये लोग प्रेसिडेंट थे। अब देखो क्या आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो भारत के प्रधानमंत्री ने अगला एआई सम्मेलन भारत में किए जाने की पेशकश की कि भाई जो नेक्स्ट इसका एआई एक्शन सम्मेलन होगा वो भारत में कर दीजिए, चौथा वाला। तो लगभग लोगों ने, अभी तो क्लियर नहीं हुआ कि भारत को मिल गया है, बट सहमति दिखाया कि हाँ ठीक भाई आप क्या कर लेंगे। अब देखते हैं हाँ क्या होता है। तो अगली के लिए हमने पेशकश किया कि शायद चांस हमको मिल जाए। इस संयुक्त सम्मेलन के बाद, इस सम्मेलन के बाद जब संयुक्त बयान जारी किया गया तो 60 देशों ने संयुक्त बयान में पार्टिसिपेट किया। जिन देशों ने नहीं पार्टिसिपेट किया उनमें अमेरिका भी शामिल। अमेरिका इसमें संयुक्त बयान में नहीं शामिल किया। जेडी वेंस ने बेसिकली क्या है कि जो एआई के ऊपर रेगुलेशंस, सख्त रेगुलेशन लगाया जा रहा है, उसके समर्थन में नहीं थे। ठीक है, तो यह बात आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका ने संयुक्त बयान में शामिल नहीं हुआ, यह पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, या रेडी रहेंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक देखेंगे। देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार सूचकांक बता क्या रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पे या पब्लिक वर्क्स को लेके कितना भ्रष्टाचार कहां पे मौजूद है। ठीक है, ठीक है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया, भारत को 96 रैंक पे है। भारत क्या है, 96 रैंक पे है। टोटल 180 कंट्रीज ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कह रहा है कि 2000 यहां पे ध्यान देना। अब भारत का स्कोर कितना है, तो भारत 38 स्कोर किया था। स्कोर भारत का कितना है, 38 है। इसके पहले भारत में 39 और 40 का स्कोर था। ठीक है, ध्यान देना। तो 40 से हम लोग 39 पे आए, 39 से 38 पे आए। 22 में हमारा 40 स्कोर था, 23 में हमारा 39 स्कोर है, अभी हमारा 38 स्कोर है। तो एक एक कदम हम लोग नीचे जा रहे हैं। अब देखो, अब नीचे जाना अच्छी बात है खराब बात है, इसका एनालिसिस आप यहां से करोगे। तो देखो भाई 0 से 100 के बीच में मार्क्स दिया जाता है। 0 से 100 के बीच में, 0 यानी जैसे से आपका मार्क्स कम होता जाएगा तो मतलब हमारे यहां भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे देगा कि स्टेटमेंट नंबर 1, वर्ष 2022, 23 और 24 में भारत ने क्रमशः 40, 39 और 38 का स्कोर किया। सेकेंड, यह स्कोर ठीक है भारत में घटते भ्रष्टाचार के दर को रिप्रेजेंट करता है। तो भैया बढ़ते जैसे से कम होगा, क्योंकि कम होगा 0 पे जाएगा तो यानी करप्शन क्या हुआ, करप्शन बढ़ गया, करप्शन बढ़ा है, ये बता रहा है करप्शन बढ़ा है। और जब 100 के आप नजदीक जाओगे तो मतलब क्या है, प्योर बढ़ेगा मार्क्स, तो आपका प्योर होगा, शुद्धता की तरफ जा रहे हो। तो भारत की रैंक कितनी है, 96 रैंक है, 96वीं रैंक है भारत की, ध्यान देना। अब देखते हैं भाई क्या क्या स्थिति किस किस कंट्री की, ये ध्यान देना। तो सर्वोच्च स्कोर करने वाले जो देश हैं उनको पहले देखते हैं। तो कह रहा सूचकांक में सर्वोच्च देश, तो डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, लेकिन डेनमार्क को भी 90 मार्क्स मिले, 100 मार्क्स नहीं मिले।
यानी पूर्णतया करप्शन फ्री नहीं है, बट सर्वाधिक करप्शन फ्री जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसका नाम है डेनमार्क। तो डेनमार्क ने ये मार्क किया है कि भाई उसके यहाँ करप्शन ना रहे। फिर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है, ठीक है। 5वें नंबर पे 3 कंट्रीज है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग। 5वें नंबर पे 3 कंट्री है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग, ध्यान देना। तो ये तो टॉप कंट्रीज हो गई, डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर, फिर न्यूजीलैंड, ये टॉप 4 हो गई। और 5 पे 3 हो गई, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग। तो क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा टॉप 5 में नहीं है? तो वो क्या करेगा ना, आपको उसको पता कि लोग डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर तैयार किए हैं, वो क्या करेगा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और 5वें पे क्या करेगा, किसी कंट्री को शामिल कर देगा, ठीक है, जो इसमें से शामिल नहीं है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा टॉप 5 में शामिल नहीं है। अब 1 2 3 भी आपको जो आपको पता है वो दिया ही नहीं है, तो यहां से आपको फंसाने की संभावना है। टॉप 5वें नंबर पे 3 कंट्रीज स्थित है। अब बात आती है कि भाई कि भारत की क्या स्थिति है, ठीक है, और सर्वाधिक बुरी स्थिति कहां पे है? तो दक्षिण सूडान में, ठीक है, डॉन जहां पे रहेगा वहां पे भ्रष्टाचार क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वो कहता ना कि 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, ठीक है, फिर भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, ठीक है। तो इसका स्कोर कितना है, 8 है। इसको 8 मुल्कों की पुलिस पकड़ रही है बस, सूडान को, दक्षिण वाला है तो 8, स्कोर कितना, 8। हमको स्कोर नहीं याद करना है, ठीक है। लास्ट रैंक पे है, 180 रैंक पे। सूडान सबसे लास्ट पे है, सोमालिया उसके बाद से है, वेनेजुएला उसके बाद से। देखो ये सब गायब कंट्री है। दक्षिण सूडान की स्थिति बहुत ही बुरी है, ठीक है। आप चाहो तो इन कंट्रीज की कैपिटल तैयार कर सकते हो। देखो एक बार कंट्रीज को समय है तो गूगल जरूर करना, आपको वर्ल्ड मैप तैयार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो भारत के पड़ोसियों की स्थिति देख लो भाई। हमने तो बोल दिया कि हमारा इंडेक्स में रैंक कितना है, 96। पाकिस्तान की हाल देखो, ठीक है, श्रीलंका का हाल देखो। अब यहां पे देखो, यहां पे पड़ोसी देशों का लिखा हुआ है। भारत से कम भ्रष्टाचार कहां पे है, भूटान और चीन में। भूटान और चीन में भारत से कम भ्रष्टाचार है, बाकी सब जगह पे भ्रष्टाचार हमसे ज्यादा है, ठीक है, भारत के पड़ोसियों की स्थिति में। तो भारत और चीन हमसे, भूटान की स्थिति तो बहुत प्यारी है भैया, भूटान की स्थिति बहुत प्यारी है, 18वीं रैंक पे है, 72 स्कोर है, ठीक है, ध्यान रहा। अब हम लोग देखते हैं भाई कि किस किस देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, किस किस देश में भ्रष्टाचार घटा है, थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पे आप 3 कंट्रीज को बहुत ध्यान से देखना, जिन कंट्रीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। यहाँ पे यूएसए है, ये आपका फ्रांस हो गया, और ये आपका जर्मनी हो गया, ठीक है, और यहां पे आपका रशिया हो गया। इन 4 कंट्रीज को ध्यान देखो। 4 कंट्रीज क्या है, 69 से गिर के इनका स्कोर 65 हो गया। स्कोर कम हुआ मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है। फ्रांस का क्या हुआ, 71 से स्कोर 67 पे आ गया, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है। जर्मनी का 78 से 75 आ गया, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसी तरीके से रशिया का 26 से 22 हो गया, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है, ठीक है। अभी युद्ध के भी दौर में है रशिया, ठीक है, ध्यान देना। तो इन देशों में की स्थिति डाउन हुई है, रशिया, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी। यहां पे भ्रष्टाचार क्या हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये चीज दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है, यहां पे भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब हम लोग आते हैं, कुछ कंक्लूजन यहां से निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन यहां पे निकालते हैं। देखो एक गुड अच्छी बात क्या है, यहां पे लिखा गया है, ठीक है, यहां देखिए आप लोग, ठीक है, रशिया और ये यूक्रेन की आप लोग तुलना करने की बात करिए। रशिया यूक्रेन दोनों लड़ाई में शामिल है। रशिया का भ्रष्टाचार सूचकांक में स्कोर कितना, 22, और यूक्रेन का 35। यानी यूक्रेन यहां पे तुलनात्मक कम भ्रष्टाचार वाला है, और रशिया में इससे तुलना करेगा तो भ्रष्टाचार ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे, ये गुड कंडीशन में है इससे, और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो यानी यूक्रेन इज ग्रेटर देन रशिया, भ्रष्टाचार सूचकांक ये कहती है, यूक्रेन इज ग्रेटर देन रशिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, कह रहा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2012 से अब तक 32 देशों में भ्रष्टाचार में कमी दर्ज की गई है। यानी 2012 से अगर तुलना करें तो 32 कंट्री ऐसी हैं जिनमें क्या है, 32 कंट्री ऐसी हैं जिनमें भ्रष्टाचार में क्या है, कमी दिखी गई है। 32 कंट्री ऐसी हैं जिनमें भ्रष्टाचार में यानी करप्शन में, ठीक है, कमी दर्ज की गई है, करप्शन में कमी दर्ज की गई है। कितनी, 32। बाकी में या तो बढ़ा है या तो स्थिर है, बाकी में या तो बढ़ा या तो स्थिर है। 32 देशों में 2012 से तुलना करने पे या क्या हुआ, कमी दर्ज की गई है, ठीक है। एवरेज अगर सीपीआई स्कोर देखोगे कितना है, 43 है। एवरेज सीपीआई स्कोर कितना है, 43 है, ठीक है। 2/3 यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है,
यहां देखो इस वाले पॉइंट में, तो कह रहा है कि 2/3 ऐसी कंट्री हैं जिनका, जहां पे क्या है, कह रहा 2/3 से अधिक देशों का स्कोर 50 से नीचे है, 50 से नीचे है, 2/3 से, यानी यहां पे भ्रष्टाचार की स्थिति थोड़ी ज्यादा भ्रष्टाचार मौजूद है। ठीक है, यहां पे सरकारी नौकरी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा लोगों को। ठीक है, 2/3 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे भ्रष्टाचार, जिनका स्कोर कितना है, 50 डाउन है। एवरेज कितना है भाई, एवरेज ही 43 है, एवरेज ही 43 है, समझ जाओ। ठीक है, ये सारी बात होगी। अब हम लोग आते हैं, यहीं पे हम लोग क्लास को खत्म भी करना था आज को, आज का काम हमारा हो गया। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में ही सारी की सारी हम लोग खत्म भी कर लेंगे। ठीक है, हमारा 57 नंबर पेज तक ही टारगेट था। मैंने आपको बोला भी था 2 घंटे क्लास रखी, 1 घंटा 54 मिनट 33 सेकंड हमारी क्लास समाप्त हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब लोग ध्यान देना भाई, आपका 8 तारीख ओपन टेस्ट है, तो ओपन टेस्ट के लिए रेडी रहना है। और मास्टर क्लास आरओ की चल रही है, तो उससे जुड़ना ना बोले। जय हिंद।